अच्छा, और ये स्लाइड मैप है। ठीक है। इसको साइड कर दीजिए, इस पे ये चार वो एरो बने हैं, इस पे क्लिक कीजिए। हम्म। हाँ, ये साइड कर दीजिए, किधर ही ये कोई काम नहीं है। चैट किस तरफ आ रही है? हम्म, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, कैसे हो भाई? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून अथंग, गुड आफ्टरनून विनीत नागर, गुड आफ्टरनून सोमेश, गुड आफ्टरनून कबीर कृष्णा रजत, गुड आफ्टरनून दीपू, कैसे हो भाई? शांतनु, क्या हाल है, क्या चल रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ये सारे वो बच्चे होंगे, उम्मीद करते हैं, जिन्होंने मेंस लेवल पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। हालांकि अभी भी तुम में से कुछ लोग ऐसे जरूर हो सकते हैं जो ये सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं नहीं, अभी हमें अप्रैल का अटेम्प्ट देना है और एक अप्रैल अटेम्प्ट के बाद ही डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरा कहना यही है कि यार अब ठीक है, अप्रैल अटेम्प्ट में भी तुम्हें पता है ये सब कुछ होना तो एक जैसे ही है, अब सवाल सिलेबस सब कुछ वही है। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट ठीक ठाक चला गया, उनको एडवांस की तैयारी में लग जाना चाहिए और पैरेलली मेंस के लिए भी अपने कुछ हल्के लेवल के सवालों की भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस चीज को थोड़ा सा समझदारी से करना चाहिए, है ना? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? अभिषेक चौहान, गुड आफ्टरनून आदित्य कुमार, गुड आफ्टरनून ऋषभ राज, सनी सिंह, गुड आफ्टरनून पीयूष, कबीर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है? अपूर्वा मिश्रा, मोहक, देव चौधरी, चुम्मू, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून दीपू, गुड आफ्टरनून धनंजय, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून नमन गोयल, गुड आफ्टरनून शानू, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, क्या अब सब लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है या अभी भी मेंस के रिजल्ट के गुमान में ही झूल रहे हो, है ना? मेरे ख्याल से अब तो टाइम हो चुका है, सब लोगों ने एडवांस के लिए भी अपने हिसाब से तैयारी। हालांकि देखो, एक दो चीजें क्लियर करते हैं यार, एक दो चीजें, बस 2 मिनट की बात करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा वक्त बहुत ज्यादा कीमती है और इस टाइम पर बच्चे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है यार। मैं समझता हूं इस बात को, क्योंकि अब ये बेवकूफी हम नहीं करेंगे। हाँ, जब तक क्लासेस चल रही थी उस टाइम पर टीचर्स तुम्हें थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करते रहते थे, बट इस टाइम पर भी अगर किसी बच्चे को मोटिवेट करने की जरूरत पड़ रही है कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, कुछ तेरे साथ अच्छा हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि इस टाइम पर तो मोटिवेशन का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, है ना? हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है ना? हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अपने साथ कुछ अच्छा हो। बस सर ये बताइए करना क्या? देखो, मैं सबसे पहले एक दो बातें करता हूं बस 2 मिनट के लिए कि एक तो ये एडवांस एडवांस का जो ये समझ रहे हो बात को, हवा है। एक तो सबसे पहले ये क्लियर कर लिया जाए, ये एज सच कुछ खास बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, उसका रीजन मैं बताता हूं। रीजन ये है कि जेई ने अब पिछले 4-5 सालों से ये बात एकदम साफ कर दी है कि हम ऑब्जेक्टिव पेपर पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। हम किसी भी तरह से बहुत बड़े सब्जेक्टिव सवालों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। ये चीज उसने पिछले कई बार इस चीज को प्रूव करने की कोशिश की और कई बार इस चीज को बताने की कोशिश की है। तो इसलिए मैं सबसे पहले ये बोलता हूं कि आप अननेसेसरी बहुत उल्टी सीधी बातों पे या बहुत उल्टे सीधे सवालों पर बिल्कुल भी घुसने की कोशिश मत करिएगा। ये सबसे पहली हिदायत है। मैं एटलीस्ट केमिस्ट्री की बात कर सकता हूं, मैं मैथ्स फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं जानता वो किस तरह से, और केमिस्ट्री में भी मैं अभी फिलहाल फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। और मेरा अपना मानना यह है, क्योंकि जितने ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है उतना ही एक्सपीरियंस तुम्हारे ऑलमोस्ट बाकी टीचर्स के पास है, तो वो भी इस बात को ही मानते हैं और कहेंगे कि भाई ऐसा है, बहुत ज्यादा उठपटांग करने की जरूरत नहीं। बहुत साफ सुथरा इम्तिहान है, बहुत सीधा इम्तिहान है। एक वो बच्चा जिसने थोड़ा समझदारी से पढ़ाई की है और कुछ चीजों की प्रैक्टिस की है ठीक ठाक लेवल पर, उस बच्चे के लिए एडवांस का लेवल बनाया जाता है। और मैं बिल्कुल साफ कर दूं, तुम में से अगर किसी के दिमाग में जरा सा भी उल्टा सीधा कोई भी ये बातें चल रही हो कि बहुत उल्टा सीधा पढ़ लेंगे, बवाल मचा देंगे, ये कर लेंगे, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जेई पिछले 4-5-6 सालों से ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे चल रहा है और वो पैटर्न बहुत स्ट्रेट है, बहुत अच्छा पैटर्न, जिसमें किसी भी तरह की कोई भी आउट ऑफ सिलेबस बात या आउट ऑफ द
कुछ ऐसी बात जिसपे आपको ऐसा लगे कि यार अरे यार ये हम कैसे कर सकते थे, ये तो हमें पता ही नहीं था। इस तरह के सवाल नेग्लिजिबल आपके पेपर में देखने को मिलते हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री। क्लियर? तो सबसे पहले यार इस बात को सब लोग अपने मन से निकाल देना कि यार कि सर कुछ क्लासेस में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर दिल दहल जाए। हमें भले ही समझ में ना आए, लेकिन हमें यह लगना चाहिए कि यार यही है एडवांस, इसी को एडवांस कहते हैं। बस तुम समझ लो यार। तुम ये बताओ ना, इस तरह की तो बहुत सारी चीजें होंगी जो तुम्हें क्लास में दिखाई जा सकती हैं तुम्हें डराने के लिए, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती, लेकिन इसका फायदा नहीं है यार। समझो बात को, जो मेजॉरिटी पेपर बन रहा है, 90% पेपर जिस चीज से बन रहा है, अगर वो 90% चीजें ही नहीं सीख के गए, या वो 90% चीजों को सीखने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा, क्या है ना। तो मैं तुमको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इत्मीनान से करना, क्योंकि आज पहली क्लास है इसलिए ये बात बोल भी रहा हूं तुमको, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बहुत अजीब सी हो कि यार हमें तो ऐसे ऐसे सवाल दिखाई देने चाहिए जो कि बम जैसे हो, जिसके बारे में सोचा तक ना जा सकता हो। ऐसा नहीं है यार। अब एडवांस ऐसा नहीं, आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब एडवांस ऐसा नहीं है। एडवांस बहुत साफ है। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वो किस चीज पर आजकल खेल रहे हैं। मेरा अपना खुद का मानना है, मैं अपना जो प्रोसेस होगा फिजिकल केमिस्ट्री को चलाने का वो जल्दी से तुम्हारे सामने डिस्कस कर दूं। मैं पीवाईक्यूज पर, एडवांस के पीवाईक्यूज पर कम कंसंट्रेट करूंगा। रीजन बता दूं, इसका यह मतलब नहीं है कि पीवाईक्यूज तुम्हारे मतलब के नहीं, समझ रहे हो बात को। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि पीवाईक्यूज तुम्हारे मतलब के नहीं। मतलब सिर्फ इतना आ रहा है कि तुम्हारे पास करने के लिए जो खुद भी मसाला होना चाहिए, उसमें जो सबसे पहला मसाला होना चाहिए वो है पीवाईक्यूज। तुम मानो या ना मानो, जेई के मेंस में भी तुम आज यहां पर एडवांस की क्लास इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमने पीवाईक्यूज खुद से किए थे। मैं खुद ये चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हमारे एडवांस लेवल पर पिछले 4-5 सालों के जो पीवाईक्यूज है वो आप खुद से अटेम्प्ट करने की, मैं भी कोशिश करूंगा, 1-2 पीवाईक्यूज कराऊंगा, बट मेरा सजेशन यह है कि वो पीवाईक्यूज आप खुद से करने की कोशिश करिए। क्योंकि आपके पास वो पीवाईक्यूज अगर करने के लिए हैं, तो आपके पास क्लास खत्म होने के बाद एक होमवर्क तो पहले से तैयार है कि भाई मुझे अब पुराने पीवाईक्यूज लगाने हैं। लेकिन बहुत ज्यादा पुराने पीवाईक्यूज तक जाने की जरूरत नहीं है, जो बहुत बड़े बड़े सवाल होते थे जिसकी कोई जरूरत महसूस नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हैं? सबको ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, क्या ये वाली बात सबके समझ में आ रही है? क्या तुम्हें लगता है कि ये इस तरह से प्रोसेस को आगे बढ़ाना तुम्हारे लिए कन्वीनियंट भी रहेगा? जल्दी से बता दो, ये बात सबके समझ में आ गई कि हमें क्या करना है? हमें पीवाईक्यूज एज अ होमवर्क सबसे पहले डिस्कस करने हैं, सबसे पहले करने हैं। आपके पास पीवाईक्यूज करने के लिए होने चाहिए, आप उन पीवाईक्यूज से ही अपनी प्रैक्टिस करिए। और मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहे किसी भी एडवांस लेवल पर जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो जिस रैंक का भी बच्चा हो, आप उससे बात करेंगे, वो आपको सबसे पहले यही बताएगा कि आप पीवाईक्यूज जरूर करिएगा। आप पीवाईक्यूज जरूर खुद से करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको लगता है कहीं सवाल नहीं समझ में आ रहा है, तब आप उसके सोल्यूशन पर आइएगा, बट आप सबसे पहले कोशिश करिएगा पीवाईक्यूज खुद से करें। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर जो भी 2-4-5 जो भी सवाल मैं कराऊंगा, जैसे भी कराऊंगा, उन सवालों को आपको दोबारा भी करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मुझसे पढ़े हुए हैं, प्रयास 1 में, प्रयास 3 में, लक्ष्य में, तमाम बच्चे थे जो पढ़ाई करते थे। तुमको याद होगा, मैं हमेशा तुमसे ये कहता था, एक अलग लेवल का अगर कॉन्फिडेंस चाहते हो, अलग लेवल का, तो क्लास में करे गए सवालों को दोबारा कर लिया करो। मैं ये नहीं कहता कि उससे तुम्हारे नंबर बड़े अच्छे आ जाएंगे, तुम्हारी परसेंटाइल अच्छी आ जाए। मैं उस डायरेक्शन में तो जाता ही नहीं, नंबर, रिजल्ट, परसेंटेज ना। मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं। उस कॉन्फिडेंस के बढ़ने से नंबर बढ़ रहे हैं, लॉजिकल लगता है, लेकिन मैं उस नंबर तक तो जा ही नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस चाहते हैं, तो क्लास में कराए गए सवालों को एक बार दोबारा कर लीजिए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। आपको आप अपने आप को एक भरा हुआ महसूस करेंगे कि यार ये मैंने सीखा है। आप समझ रहे हैं? एग्जाम में आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इस बारे में बात कर रहा हूं कि आज आप कॉन्फिडेंट अपने आप को और ज्यादा कैसे महसूस कर सकते हैं, उसके लिए क्लास में कराए गए सवालों को जरूर करिए। ठीक है? क्लियर है ये वाली बात? जल्दी से बता दो, क्या सारे बच्चे तैयार हो ये वाली बात मानने के लिए? बाकी देखो, फिर वही बोलूंगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब अपने मन से जो चाहें करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि वो और भी लोगों की बातें सुनेंगे, और भी लोगों की बातें मानेंगे, उन लोगों की बातें भी मानेंगे जो जिनको वो ज्यादा मानते हैं। समझ रहे? उनको ऐसा लग सकता है कि भाई हमें सर की बात नहीं सुननी है, हम तो किसी और की बात सुनेंगे। तो आप जिसकी भी बात सुने, आप खुद ये महसूस करिएगा कि उससे आपको कॉन्फिडेंस
कितना आ रहा है। मैं सिर्फ ये बता सकता हूं, मेरी बात सुनने वाले को कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा क्लास खत्म होने के बाद, अगर वो इस क्लास में किए गए सवालों को एक बार दोबारा, चाहे वो जितना आसान सवाल क्यों ना हो, लेकिन अगर एक बार वो सवाल खुद से कर लेगा तो उसको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। क्लियर है, समझ गए बात को? चलिए, ऐश्वर्या सौरभ राव गैलेक्सी, बहुत बढ़िया। हाउ मेनी ईयर पीवाईक्यू? संजय, मेरे हिसाब से 5 साल के पीवाईक्यूज पर कॉन्सेंट्रेट किया जाए, वो ज्यादा सहूलियत वाले होंगे, वो ज्यादा समझदारी वाले पीवाईक्यूज होंगे जिनको हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा काम इतना करके हो रहा है और इतना मैंने कर लिया है, क्योंकि तुम्हें पता है एडवांस में ऐसा तो है नहीं कि लाखों सवाल आते हैं, मेंस में तो एक एक साल में 5-5 6-6 10-10 पेपर हो जाते हैं, उन 10 पेपरों में दुनिया भर के सवाल मिल जाते हैं। एडवांस में ऐसा नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आपका काम 5 सालों की पीवाईक्यू करने से आपको लगता है अभी भी टाइम है, तो ऐसे में आपको पीछे जाना है, आप पीछे जा सकते हैं, कोई किताब लगाना चाहे किताब लगा सकते हैं, आपका जो दिल करे कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये वाले काम कर लीजिए। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए शुरू कर देते हैं। हाँ, डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जल्दी से। आज तो मोल कॉन्सेप्ट एक सिंपल टॉपिक है, मैं इसमें तुम सब समझते हो थ्योरेटिकल डिस्कशन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो मैं कोशिश ये करता हूं मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स को करने के बाद मैं तुम्हारा एक नया चैप्टर लूंगा जिसमें शायद या तो वो स्टेट्स ऑफ मैटर होगा या सॉलिड स्टेट होगा। वो दो चैप्टर्स हैं जो तुमने एडवांस के लिए करने के लिए बोले गए थे, मेंस में वो सिलेबस में नहीं थे। तो मेरा सजेशन यह है कि जब स्टेट्स ऑफ मैटर या सॉलिड स्टेट स्टार्ट होगा, मेरे ख्याल से रिडॉक्स के बाद स्टेट्स ऑफ मैटर होगा, तो जब स्टेट्स ऑफ मैटर हम करेंगे उस टाइम पर मेरा सजेशन यह है कि आपको जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं अपने टीचर के द्वारा, चाहे वो मैंने दिए हो चाहे किसी और टीचर ने दिए हो, अगर आपके पास वो लेक्चर्स हैं तो आप उन लेक्चर्स को पहले देखेंगे तब क्लास में आएंगे, तब आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोशिश ये करिए, अपने हिसाब से कोशिश करिए, और अगर आप ये काम करते हैं तो जब आप इन चैप्टर्स की क्लास कर रहे होंगे जिसमें स्टेट्स ऑफ मैटर आ रहा है या फिर सॉलिड स्टेट आ रहा है, तो उस टाइम पर आपको थोड़ा सा ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि स्टेट्स ऑफ मैटर तो नहीं उतना, बट सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जो कि एक बड़ा जबरदस्त विजुअलाइजेशन की डिमांड रखता है। तो मैं उस जिस लेवल पर सॉलिड स्टेट में डिस्कस करूंगा, जेई के एडवांस लेवल पर अभी वहां तक सोचा ही नहीं गया है। आप समझ रहे हैं? वो सोच तक नहीं पाया कि सॉलिड स्टेट में इतनी सारी बातें भी डिस्कस की जा सकती हैं जिस लेवल पर मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। और मेरे ख्याल से मैं चाहूं तो अभी कमेंट में भी तुमसे पूछ सकता हूं, जिन लोगों ने भी मैंने जो सॉलिड स्टेट के लेक्चर्स या स्टेट्स ऑफ मैटर के लेक्चर्स उनको दिए हैं, प्रयास 1 वालों को, लक्ष्य वालों को, या फिर प्रयास 3 वालों को, क्या जल्दी से मुझे बता सकते हो तुमने अगर वो लेक्चर्स देखे हैं तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसका कंटेंट ऐसा है जैसे सॉलिड स्टेट का जो डिस्कशन हम लोगों ने किया है, क्या तुम्हें नहीं लगता मेंस एडवांस लेवल पर अभी उस बारे में सोचा ही नहीं गया? जल्दी से बताओ, क्या तुम लोगों ने वो लेक्चर्स देखे हैं? क्या सॉलिड स्टेट के स्टेट्स ऑफ मैटर के लेक्चर्स देखे हैं तुम लोगों ने? जल्दी से बताओ भाई। डन, बहुत बढ़िया। अन्य फाइटर अन्य कह रहे हैं डन कर लिया, बहुत बढ़िया कर लिया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बवाल कंटेंट है, शाबाश। मुझे पता है यार, और उस लेवल पर तो वो सोच ही नहीं पाया। मैं आपको बताऊंगा वो किस लेवल पर, एडवांस की बात कर रहा हूं, वो किस लेवल पर अभी टहल रहा है। जब हम वो डिस्कशन करेंगे तुम्हें बताऊंगा, लेकिन हमने जिस लेवल पर डिस्कशन कर रखा है अभी उस सोच के बारे में बात ही नहीं। इसलिए ये तो कंफर्म है कि जो पूछेगा वो तुम्हारा सुना हुआ हो। लेकिन यार अगर नहीं करोगे और तुम जब क्लास में आओगे, तुम्हें पता है हमारी क्लासेस का टाइम ज्यादा नहीं है, हम एक एक दो दो लेक्चर में चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, तो ऐसे में मैं सॉलिड स्टेट की थ्योरी ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं आपको कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझाने की जरूर कोशिश करूंगा, और इसलिए मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड स्टेट में ज्यादा टाइम डाला है। लेकिन अब फिर भी अगर आप पहले से पढ़ के आएंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होगा। क्लियर? तो जिन लोगों ने नहीं किया, ये देखिए बहुत सारे बच्चे, पीयूष कह रहा सर माइंड ब्लोइंग है, लक्ष्य 1.0 बैकलॉग डेंसिटी, हाँ बिल्कुल सही, आदित्य सही कह रहा है, पूरे पेपर में डेंसिटी पे सवाल पूछा जाता है और डेंसिटी 1-2 कौड़ी का टॉपिक। पीयूष ने किया है, कोई बुक सॉल्व करनी है कि नहीं? पीयूष देखो, तुम्हारे पास मॉड्यूल होगा, है ना, तुम्हारे पास एक मॉड्यूल है, तुम्हारे पास पीवाईक्यूज हैं, कुछ एडवांस के पेपर शीट्स हम लोग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इतना कुछ करने के बाद तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ करने के बाद तुम्हारे पास टाइम बचेगा। इसलिए एज सच किसी बुक को, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई बुक है तो उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो, बट मैं किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में नहीं बोलना चाहता। क्लियर? हाँ, तो जिसने कर लिया है वो बहुत अच्छा है, जिसने नहीं किया है वो प्लीज कर ले,
है ना, जिसने नहीं किया है वो प्लीज कर ले, उसको कहीं ना कहीं से चीजें मिली होंगी। अगर वो मेरे बैच का था तो मैंने प्रोवाइड किया है, वो किसी और बैच का था तो उसको दिया गया होगा, उसके पास मसाला है, सामान है। आप प्लीज उसको क्लास में आने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा, जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कशन करेंगे तब। क्लियर है? अब प्रयास 2.0 में सॉलिड स्टेट नहीं हुआ है, मैं एक बार चेक कर लूंगा, नहीं हुआ है तो मैं अपने लेक्चर डलवा दूंगा यार, मतलब समझ रहे हो बात को। अगर नहीं हुआ है तो एक बार चेक करने के बाद। चलिए शुरू करते हैं भाई। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, सिंपल टॉपिक है, हम मेनली कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रहा हूं, मेरा पर्पज ये है कि हम मोल कॉन्सेप्ट से एक चीज का क्लियर कर लें कि जेई किस जगह पर हमको हिट कर सकता। आप समझ रहे हैं? अब मैं जेई के प्रीवियस ईयर के सवालों के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूं, वो आपको अपने आप अटेम्प्ट करने हैं, बट मेरे हिसाब से मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, जैसे कि मैंने अपने हिसाब से कुछ चीजें डिसाइड की थी, तो मैं अपने हिसाब से ही इन चीजों को आगे बढ़ाता हूं। मुझे ये सवाल एक लाइन का सवाल नजर आता है, ये एक लाइन का सवाल है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, और तुम में से अब बहुत सारे बच्चे एक लाइन में इसको कर भी सकते हैं। मैं यहां पर अब चैट ऑफ कर दूंगा। हाँ, सक्सेस मैग्नेट्स, जहां से भी तुम्हें जो भी मैग्नेट सॉल्व करना है तुम वो सॉल्व करो दोस्त, जो तुम्हारे पास सामान हो उसको सॉल्व करो। जितना टाइम निकाल सकते हो उतना टाइम निकालो, समझ रहे हो? चलिए, तो चलिए हम इसको चैट को ऑफ कर देते हैं। मेरी आदत है, मैं चैट ऑन करके नहीं पढ़ाता, क्योंकि मुझे पता है तुम दुनिया भर की बकवास करते हो, है ना। तो काम शुरू करते हैं भाई। अब जैसे ये तुम्हारे साथ पहला सवाल, मैं ये पर्पस नहीं है, मैं तुम्हें अपना पर्पस बता दूं, ये पर्पस मेरा बिल्कुल नहीं है कि ये सवाल तुम्हें करवाना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये सवाल अगर जेई एडवांस 2025 के पेपर में आ गया तो क्या ये एडवांस का सवाल माना जाएगा? तो मैंने कहा यार, मैं तो इसको एडवांस का सवाल नहीं मानता, ये तो मेंस लेवल का भी सवाल नहीं है सर, ये तो बहुत ही घटिया सवाल। लेकिन मैं फिर भी ये बोल सकता हूं कि अगर ये एडवांस में आया तो मैं ये कह सकता हूं हाँ ठीक है, एडवांस का सवाल है। क्यों? रीजन सिर्फ ये है कि वो थोड़ा सा लैंग्वेज में चीजों को फंसाना चाहता है। यानी अब जो पिछले 4-5 सालों से जेई की कोशिश फिजिकल केमिस्ट्री में रही है, वो थोड़ा सा लैंग्वेज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है। तो मैं फिर वही बोलूंगा, जिस तरह से मेंस वालों ने अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव किया है और जिस तरह से मेंस वाले एग्जाम बना रहे हैं, उसी तरह से एडवांस वालों ने भी अब सवालों की मुश्किल चीजों में लैंग्वेज को सबसे ज्यादा इंक्लूड किया। अब वो बड़े बड़े 50-50 लाइनों के सवाल और वो गंदी लैंग्वेज, पता नहीं क्या क्या, अब वो सब नहीं पूछते, बहुत साफ सुथरा सवाल करते हैं। तो जैसे इस सवाल के बारे में बात करते हैं, मैं जानबूझ के एक आसान सवाल से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये सवाल एडवांस लेवल पर आता है तो कोई ये नहीं कहेगा कि यार ये तो एडवांस के लायक ही नहीं ना, ये एडवांस के लायक है, क्योंकि इसी पैटर्न पर वो चीजें आगे बढ़ा रहा है। सवाल को देख के ऐसा लगता है कि 135 हेक्साट्राइन हैज ओनली प्योर डबल बॉन्ड्स एंड प्योर सिंगल बॉन्ड्स। पूछा जा रहा है कि 1 मोल डबल बॉन्ड्स अगर आपको चाहिए तो कितने ग्राम 135 हेक्साट्राइन आपके पास होनी चाहिए। तो एक दिमाग में क्या पिक्चर बन रही है यार, ये पता नहीं क्या पूछ रहा है। 135 हेक्साट्राइन के अंदर डबल बॉन्ड्स हैं और सिंगल बॉन्ड्स हैं, और वो पूछ रहा है कि अगर 1 मोल डबल बॉन्ड्स आपको चाहिए तो 135 हेक्साट्राइन के कितना वेट लेना पड़ेगा। तो यार लैंग्वेज तो ठीक है सर, लेकिन ये सवाल तो हमने बचपन में किए हुए थे कि अगर इसके इतने मोल आपको चाहिए तो इस आदमी के कितने मोल होंगे। ये तो बहुत सिंपल है। तो अगर मैं इसको अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करूं तो तुम सब लोग इसको एग्री करोगे, और मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं, है ना, और उसके उसके बाद चैट ऑन करके तुमसे पूछ भी लूंगा कि क्या तुम कुछ समझ पाए, है ना। तो एक बार चैट ऑन करके तुमसे पूछ भी लूंगा। तो सबसे पहले जो डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर मैं 135 हेक्साट्राइन बनाना चाहता हूं तो सब लोग समझते होंगे 135 हेक्साट्राइन जो है आजकल ऐसी होती है, मानते हो सब लोग? दिस इज 135 हेक्साट्राइन। तो अगर ये 135 हेक्साट्राइन है तो इस 135 हेक्साट्राइन के अंदर सर यहां तो रेजोनेंस का फिनोमिना दिखाई देता है। वो कह रहा है नहीं नहीं, बेकार की बातें मत करो, कोई रेजोनेंस फेजोनेंस का फिनोमिना नहीं है, प्योर डबल बॉन्ड्स है और प्योर सिंगल बॉन्ड्स है। दैट मींस ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, ओनली प्योर डबल बॉन्ड्स एंड प्योर सिंगल बॉन्ड्स, ये इंफॉर्मेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? ये इंफॉर्मेशन ये रिप्रेजेंट करती है नो रेजोनेंस। हम रेजोनेंस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, फिर तो बात ही खत्म हो गई। यानी यू हैव प्योरली 3 डबल बॉन्ड्स इन 1 मॉलिक्यूल। सो दैट मींस 3 मोल डबल बॉन्ड्स आपको तब मिलते हैं जब 1 मोल मॉलिक्यूल होता है। खत्म हो गई बात। यानी कि आपके पास 3 मोल्स ऑफ डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, क्या लिखेंगे? इन
1 मोल कंपाउंड, मानते हो? 1 मोल कंपाउंड के अंदर 3 मोल डबल बॉन्ड्स हैं, खत्म हो गया। और आपको कितने डबल बॉन्ड चाहिए? 1 मोल। तो अगर आपको 1 मोल डबल बॉन्ड चाहिए तो वो कितने जगह पर प्रेजेंट होंगे? वो 1/3 मोल कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे। और अगर 1/3 मोल कंपाउंड का वेट निकालना है तो कोई भी कर लेगा। तो वेट ऑफ दिस कंपाउंड इज, वेट ऑफ दिस कंपाउंड, अगर मैं इस कंपाउंड का वेट निकालना चाहता हूं तो कितना वेट आ जाएगा? जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा आप इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लीजिएगा। दिस इज C6, कितना आ जाएगा? 2 3 4 5 6 2 8, दिस इज C6H8 यानी कि 80, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 80 ग्राम पर मोल है। तो अगर मैं सीधे सीधे 80/3 कर दूं तो आपको सीधे सीधे क्या मिल जाएगा? 26.7 ग्राम, ये आंसर मिल जाएगा। जल्दी से बता दो, क्या ये बात समझ में आ गई? तुम खुद कह सकते हो सर ये सवाल तो मेंस लेवल का भी नहीं था सर। क्यों? क्योंकि सर मेंस में तो हमने किया है कि अगर आप इसके 3 मोल बनाना चाहते हैं तो कितने मोल की जरूरत है, अगर इसके आपने 5 मोल बनाना चाहते हैं तो कितने मोल की जरूरत है। ये तो किया हुआ सवाल बिल्कुल, लेकिन ये एक्चुअली केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो सिर्फ ये नए ट्रेंड पर घुसना चाह रहा था कि एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपको डबल बॉन्ड्स पता हो तो 1 मोल डबल बॉन्ड्स या 2 मोल डबल बॉन्ड्स या 3 मोल डबल बॉन्ड्स या 4 मोल डबल बॉन्ड्स अगर आप चाहते हैं तो आपको कितना मॉलिक्यूल चाहिए होगा। सिर्फ लैंग्वेज अजीब है बट सवाल इजी है, और ये पिछले कई सालों के ट्रेंड चल रहा है। मैं ये नहीं कहता ये जेई में पूछा गया सवाल है, बट ये जेई में अगर पूछा जाता है तो एक नॉर्मल सवाल, एक इजी सवाल माना जाएगा, बट बिल्कुल पूछा जा सकता है एक एडवांस लेवल पर। क्लियर है? क्योंकि वो सिर्फ लैंग्वेज में ही बच्चे को परेशान करना चाहता है। जल्दी से बता दो, क्या ये सवाल सबके समझ में आ गया है? क्या ये सवाल जल्दी से बता दो सबके समझ में आ गया है? क्या यहां तक क्लियर है? बिल्कुल इजी। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए फिर से चैट बंद कर रहे हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सर सवाल की लैंग्वेज से क्या वो हमें और किसी तरह से भी फंसा सकता है? मैं फिर से एक निहायत ही घटिया सवाल आपके सामने रख रहा हूं, निहायत ही घटिया सवाल। बिल्कुल पूछ सकता है, ऐसा लग सकता है कि सर इस तरह के सवाल तो मेंस में नहीं आते, लेकिन ये सवाल या इस तरह के सवाल मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अब वो ऑर्गेनिक रिएक्शन से इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को सिंपल फॉर्म में यूज करके आपसे मोल कॉन्सेप्ट के सवाल बनवाता। ये सवाल भी अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ इसलिए एडवांस लेवल का सवाल हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ अजीब सी बात लिखी है, कुछ अजीब सी कहानी लिखी है। तो अगर आप इस सवाल को भी एक बार ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा सर ये तो ओरल सवाल भी नहीं है, सर ये तो ओरल भी नहीं है सर, इसमें तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। एक बार करके देखते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जब टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है सर, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। सर एक सेकेंड सर, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में बात हो चुकी है सर। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है सर। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है सर। एक पलक झपकते ही आपको क्या प्रोवाइड करता है सर? पलक झपकते ही H- देता। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के सामने एक अल्कोहल रख दिया जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। माय गॉड सर, क्या कह रहे हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से H- निकलेगा जो इस अल्कोहल के H+ को पकड़कर क्या बना देगा सर? हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बड़ी नॉर्मल सी रिएक्शन है, दिस इज सिंपल एसिड बेस रिएक्शन सर, दिस इज नॉट रिडक्शन ऑक्सीडेशन सर। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज यूज्ड फॉर रिडक्शन प्रोसेस सर, दिस शुड बी रिडक्शन प्रोसेस। नो, दिस इज सिंपल एसिड बेस रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें सर आप H- और H+ को जोड़ के सीधे H2 बना रहे हैं सर। कहां चक्कर में पड़े सर, इसमें कोई झंझट नहीं है सर। ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, और इसने खड़ाक से क्या बना दिया? H2 गैस। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि अगर 5 मिलीमोल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया जाए और 20 मिलीमोल टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के लिए जाए तो बताइए कि कितना हाइड्रोजन बना, कितना ये बना, कितना ये बचा, वगैरह वगैरह। हमने कहा यार क्या कर रहे हो, इस सवाल में भी कुछ करना है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो ये प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का अगर आपने एक्सेस में मीथेनॉल के साथ रिएक्शन करा दी तो कितना हाइड्रोजन तैयार होगा। मतलब मुझे लगता है कि इस सवाल में कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस आदमी के आपके पास 5 मिलीमोल,
और इस आदमी के आपके पास 20 मिलीमोल। क्या तुम ये समझ पाए कि इन दोनों में हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिमिटिंग रिएजेंट है? और अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसका मतलब है सर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो खत्म हो जाएगा लेकिन ये साहब बच जाएंगे। हमें इसके बचने से मतलब नहीं है सर, लेकिन ये बताइए कि अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट तो फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट के एनालिसिस कौन करेगा? सर उस प्रोडक्ट के एनालिसिस तो लिमिटिंग रिएजेंट ही करेगा। दैट मींस जितना भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होगा वही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बना। सर अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन सर इस आदमी के जो मोल तैयार होने चाहिए ये आदमी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। सर इस आदमी के कुछ बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? मेरे 5 तुम्हारे, मेरा 1 तुम्हारे 3 के साथ रिएक्ट करता है तो मेरे 5 तुम्हारे 15 के साथ रिएक्ट करेगा। इसका मतलब तुम्हारे कितने मिलीमोल बच जाएंगे? तुम्हारे 5 मिलीमोल बच जाएंगे। बताओ समझे? ये पहले कर चुके हैं सब लोग, बहुत आसान है। 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करेगा तो 5 मोल 15 मोल से रिएक्ट करेंगे। इसके 20 थे, 15 रिएक्ट कर गए तो बचे कितने? 5। अच्छा, इसका 1 मोल इसके 1 मोल बनाता है तो इसके 5 मिलीमोल इसके 5 मिलीमोल बनाएंगे। ये लीजिए सर, इसके 5 मिलीमोल तैयार हो गए, बहुत बढ़िया। और हाइड्रोजन के सर 1 मोल से 3 मोल बनती है तो 5 मिलीमोल से 15 मिलीमोल हाइड्रोजन बनेंगे। ये फर्स्ट रिएक्शन की कहानी। फिर वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भाई साहब जो ये बना इसकी एक्सेस मीथेनॉल से रिएक्शन करा देंगे। तो ये बना है वो कितना है? सर ये जो बना हुआ है वो तो 5 मिलीमोल है, तो दैट मींस इसके 5 मिलीमोल लिए गए हैं। साहब के एक्सेस में मामला चल रहा है और इसके 0 मिलीमोल है अभी, और इसके भी 0 मिलीमोल है। अब क्या करना है सर? अब करना है ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। ऑब्वियसली सर ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि ये एक्सेस में है, ये अभी भी बचा होगा। और रिएक्शन के अकॉर्डिंगली 1 मोल इसका 1 मोल बनाता है तो 5 मिलीमोल इसके 5 मिलीमोल बनाएंगे और हाइड्रोजन के भी 5 मिलीमोल ही तैयार होंगे। अगर सवाल कहता है हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ H2 वाज इवॉल्व्ड ड्यू टू द एडिशन ऑफ मिथेनॉल, मीथेनॉल के एडिशन से कितनी हाइड्रोजन निकली, तो सर सवाल 2 कौड़ी का है। मीथेनॉल के एडिशन से 5 मिलीमोल हाइड्रोजन के लिबरेट हुए होंगे। सो आंसर शुड बी 5 मिलीमोल। जल्दी से बताओ, क्या ये समझ में आया? क्या ये सवाल नया है ना? सर ये तो बहुत पुराना सवाल है सर, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, ये तो पहले से क्या हुआ है, सिंपल सीक्वेंशियल रिएक्शन। इन दोनों की रिएक्शन से ये बना और इसकी रिएक्शन मिथेनॉल के साथ करा दी गई। बताइए हाइड्रोजन कितनी बनेगी? सर सिंपल सीक्वेंशियल रिएक्शन। इससे ज्यादा मुश्किल सवाल मेंस में पूछा गया है, लेकिन फिर आप इसको एडवांस का सवाल क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि सवाल को देखते ही आधे लोगों के तो बैंड नहीं बच जाएगी कि यार ये पूछ क्या रहे हो, कह क्या रहे हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन निकल रही है, फिर फलाना रिएक्ट कर रहा है। सर ये एक लेंदी सवाल दिखाई देता है, जबकि एक्चुअली ये 2 लाइन का भी सवाल नहीं। जल्दी से बताइए, क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात सबके समझ में आ गई? हां, अगर टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड पूछा जाए, टोटल मोल्स, तो इन दैट केस फर्स्ट रिएक्शन में 15 मिलीमोल हाइड्रोजन के निकल के आते हैं और सेकंड रिएक्शन में जब आप एक्सेस मीथेनॉल डालते हैं तो उस केस में 5 मिलीमोल निकल के आते हैं। तो जो टोटल मोल्स निकल के आते हैं वो टोटल मोल्स हमारे 20 मोल्स निकल के आते हैं। क्लियर? बिल्कुल आसान था यार, कुछ भी नहीं करना था। चलिए सर एक स्टेप और ऊपर उठते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। ये लीजिए सर, एक सवाल और ले लेते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये सवाल कैसा है? ये तो मैच द कॉलम का सवाल है, ये सवाल कैसा लगता है? देखो मैं फिर वही बोलूंगा, इसमें शायद तुम देख ना पा रहे हो क्योंकि मैंने बहुत छोटा लिखा है। ये मेटल हैलाइड लिखा है, मैं इसको एक बार सही से लिख देता हूं। दिस इज मेटल, ये हमारा मेटल है और इधर जो वाई एक्सिस है दिस इज मेटल हैलाइड, मेटल हैलाइड। इसी तरह से ये भी मेटल हैलाइड है, दिस इज मेटल हैलाइड एंड दिस इज हैलोजन, ये हैलोजन है। ये हमारी मेटल ऑब्लिक हैलोजन है एंड दिस इज मेटल, ये हमारा मेटल हैलाइड है, मेटल हैलाइड है और ये हमारा मेटल। ये सीन
समझ में आ गया? अब वो पूछ रहा है जरा इसको मैच करके देखते हैं। तो जरा एक बार और फिर वही है सर ये क्या है सर, ये सब किया हुआ होता है सर कुछ, यार तुम समझो, यही तो तुमको समझाना चाह रहा हूं कि बिल्कुल एक ही चीज, सिलेबस तो सेम था सर, जब सिलेबस सेम था तो नया क्या हो सकता है सर? नया यही हो सकता है सवाल पूछने का तरीका बदल देगा। सर क्या ये सवाल आपने पहले नहीं किए कि जब मेटल हैलोजन से रिएक्ट करके मेटल हैलाइड बनाता है, जब मेटल हैलोजन से रिएक्ट करके मेटल हैलाइड बनाता है, क्या यह सवाल पहले नहीं किया है हमने? मेटल हैलोजन से रिएक्ट करता है और मेटल हैलाइड बनाता है, मेटल हैलाइड बनाता है। तो क्या यह सवाल तुमने पहले नहीं किया है कि अगर मेटल हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है तो हैलोजन को तुम जितना बढ़ाना है बढ़ाते चले जाओ, मेटल हैलाइड का अमाउंट थोड़ी देर बाद फिक्स हो जाएगा। अरे जब लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो चुका है तो हैलाइड तो फिक्स हो गया ना, हैलोजन को बढ़ाने से प्रोडक्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। सर प्रोडक्ट तब बनता है जब दोनों लोग रिएक्ट करते हैं, मैंने आया तुम आए प्रोडक्ट बनेगा, मैं आया तुम आया प्रोडक्ट बनेगा, मैं आया तुम आए प्रोडक्ट बनेगा, मैं आया तुम नहीं आए तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ सर मैं जितना भी एक्सेस ले लिया जाऊं, अगर वो एक आदमी खत्म हो गया तो प्रोडक्ट का बनना बंद हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ये सवाल लिमिटिंग रिएजेंट का एक सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है सर, साफ समझ में आता है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मेटल हैलाइड का बनना बंद हो गया। कब? सर मेटल तो बढ़ता जा रहा है लेकिन मेटल हैलाइड कांस्टेंट है। क्यों? सर मेटल बढ़ता जा रहा है लेकिन मेटल हैलाइड नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सर हैलोजन आपकी लिमिटिंग रिएजेंट है, इसमें कोई शक नहीं है सर, हैलोजन मेरी लिमिटिंग रिएजेंट। बताओ मेरी बात समझे, हैलोजन मेरी लिमिटिंग रिएजेंट है, इसलिए हैलोजन तो बढ़ती जा रही है, सॉरी मेटल तो बढ़ता जा रहा है लेकिन मेटल हैलाइड के अमाउंट में फर्क नहीं पड़ा। यानी शुरू में तो सब सही है लेकिन एक पॉइंट के बाद सर अब हैलाइड का अमाउंट कांस्टेंट हो गया, मेटल फिर भी बढ़ रहा है फिर भी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब सर हैलोजन मेरी लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर यही चीज नीचे देखी जाए, सर हैलोजन बढ़ती जा रही है लेकिन मेटल हैलाइड फिक्स हो गया, तो इसका मतलब यह हुआ सर आपका मेटल लिमिटिंग रिएजेंट है। बताओ मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यहां के केस में मेटल लिमिटिंग रिएजेंट, क्लियर? लेकिन सर मैंने एक ऑप्शन देखा है जिसमें कुछ इस तरह की भी बात कर रहा है कि मेटल इज एग्जिबिटिंग अ पर्टिकुलर वैलेंसी, मेटल इज एग्जिबिटिंग डिफरेंट वैलेंसीज। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि अगर सिर्फ एक मेटल हैलाइड बन रहा है तो उस केस में तो ठीक, यानी मेटल एक सिंगल वैलेंसी शो कर रहा है। सर इस केस में भी दिखाई दे रहा है सर मेटल हैलाइड एक फिक्स है और एक फिक्स मेटल हैलाइड आपका बनता चला जा रहा है जो कि कांस्टेंट हो चुका है। तो इसका मतलब यह हुआ सर ये जो आपका पहला ऑप्शन है, इस पहले ऑप्शन का एक और भी ऑप्शन ऐड होना चाहिए और वो है ये मेटल हैलाइड एक पर्टिकुलर वैलेंसी का प्रोडक्ट बना रहा है। ये मेटल के एक पर्टिकुलर हैलाइड है, ये जिसमें मेटल की वैलेंसी एक फिक्स वैलेंसी है, मेटल हैलाइड एक पर्टिकुलर मेटल हैलाइड। सिमिलरली इस केस की भी बात करें तो एक पर्टिकुलर मेटल हैलाइड बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सर अगर यही चीज अगर आप तीसरे केस में देखें तो क्या हो रहा है? वो कह रहा है कि भाई मेटल का अमाउंट चेंज कर रहा है, मेटल और हैलोजन, मेटल ले लो चाहे हैलोजन ले लो, वो फिक्स। यानी कहने का मतलब क्या हुआ सर, मेटल का अमाउंट चेंज हो रहा है और मेटल और हैलोजन का अमाउंट फाइनली जो हैलाइड बन रहा है, चाहे आप मेटल को चेंज करें चाहे हैलोजन को चेंज करें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये दोनों लोग ही लिमिटिंग रिएजेंट होंगे, चाहे मेटल अपॉन हैलोजन, मेटल अपॉन हैलोजन हमारा कांस्टेंट हो रहा है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है सर एक टाइम के बाद मेटल और हैलोजन दोनों ही एक ही रेशो से कंज्यूम होते चले जाएंगे, वो उसी रेशो में कंज्यूम होंगे जिस रेशो में वो स्टोशियोमेट्री के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। यानी जिस स्टोशियोमेट्री के साथ वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं सर, वही इस रेशो में अगर वो लिए गए हैं तो सर वो एक ही रेशो में कंज्यूम होते चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस केस की बात करूं तो इस केस में मेटल हैलोजन आर इन स्टोशियोमेट्रिक अमाउंट्स, इसमें कोई शक नहीं है, मेटल और हैलोजन स्टोशियोमेट्रिक अमाउंट में लिए गए होंगे जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मेटल हैलोजन का जो रेशो है वो कांस्टेंट चलता रहे। क्लियर है? इस केस में भी अगर आप ध्यान से देखें तो इस केस में भी आप ये बोल सकते हैं कि जो आपका मेटल हैलाइड बन रहा है वो एक पर्टिकुलर वैलेंसी का ही हैलाइड तैयार कर रहा है। लेकिन अगर आप इस केस की बात करते हैं तो मेटल बढ़ता जा रहा है, मेटल हैलाइड एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कांस्टेंट है। इसका मतलब सर ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा हैलोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि दो तरह के हैलाइड बन रहा है इसलिए मेटल दो तरह की वैलेंसी शो कर रहा है। यानी इस केस में आप टी ऑप्शन को भी ऐड करेंगे बिकॉज मेटल इज एग्जिबिटिंग डिफरेंट वैलेंसीज। बताओ समझे बात को? सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है, एक बार अपने आप करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले वाले केस में, दूसरे तीसरे चौथे वाले केस में एकदम स्ट्रेट समझ में आता है कि अगर आप पहले वाले केस की बात करते हैं उस केस में मेटल चेंज होता जा रहा है, मेटल हैलाइड कांस्टेंट हो गया, दैट मींस हैलोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और साथ ही साथ मेटल का जो हैलाइड बन रहा है वो एक फिक्स वैलेंसी का मेटल हैलाइड बन रहा है, मेटल की वैलेंसी फिक्स।
इसी तरह से यहां पर भी कर सकते हैं, इसी तरह से यहां पर भी कर सकते हैं, और इसी तरह से यहां पर भी कर सकते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो दो तरह के हैलाइड बन रहा है, एक हैलाइड का ये कांस्टेंट चल रहा है और एक ये दूसरा हैलाइड है जो ये कांस्टेंट चल रहा है, यानी दोनों का अमाउंट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कांस्टेंट हो गया, यानी हैलोजन हमारी लिमिटिंग रेजेंट तो पक्की है। मेटल चेंज हो रहा है लेकिन हैलाइड का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, ना हैलाइड 1 ना हैलाइड 2, तो ऐसे में हैलोजन तो हमारी लिमिटिंग रेजेंट है। दो तरह के हैलाइड्स बन रहे हैं, यानी ये वाले का आंसर जो है वो आपका ये वाला भी होगा और हैलोजन आपकी लिमिटिंग रेजेंट होगी, ये भी सही होगा। क्लियर है? तो अगर मैं इसके ऑप्शंस लिखना चाहता हूं तो ऑप्शंस में क्या क्या आ जाएगा भाई? पहले वाले केस का आंसर क्या बन जाएगा? पहले वाले केस का आंसर आ जाएगा Q, S। दूसरे वाले का आंसर क्या बन जाएगा? P, S। तीसरे वाले का आंसर क्या बन जाएगा? R, S। और चौथे वाले का आंसर क्या बन जाएगा? चौथे वाले का आंसर आ जाएगा Q, T। बताओ, समझे? जल्दी से बताओ, ये वाली बात समझ में आ गई? बिल्कुल सीधा, कहीं कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल सीधा है। मेटल चेंज हो रहा है, मेटल बाय हैलोजन का रेशो दिया गया है, तो साफ समझ में आता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मेटल हैलोजन सेम रेशो में कंज्यूम हो रहे हैं। दैट मींस उनके वो जिस अमाउंट में भी लिए गए थे, मेटल एंड हैलोजन आर इन स्टोशियोमेट्रिक अमाउंट्स, यानी जिस रेशो में वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये वही उसी अमाउंट में ये आपस में लिए भी गए। मेरे 2 मोल खर्च हो रहे हैं, तुम्हारे 3 मोल खर्च हो रहे हैं, मेरे 2 मोल खर्च हो रहे हैं, तुम्हारे 3 मोल खर्च हो रहे हैं, और ये एक कांस्टेंट चल रहा है। क्लियर है? सबको ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल था भाई। क्लियर है? बिल्कुल आसान था। चलिए सर एक स्टेप और ऊपर चलते हैं, एक स्टेप और ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मान लीजिए ये ले लेते हैं। अब देखो, ये फिर से मैं बोलता हूं, मैं इसको एक्सपेक्टेड कैटेगरी में क्यों डाल रहा हूं? इसलिए नहीं कि मुश्किल होगा, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड कैटेगरी में डाला जा सकता है, बिल्कुल डाला जा सकता है। और अगर मैं इस एक्सपेक्टेड कैटेगरी की बात करूं तो इस एक्सपेक्टेड कैटेगरी, इसको एक्सपेक्टेड कैटेगरी क्यों बोल रहा हूं? इसलिए क्योंकि सर सवाल तो किए हुए हैं सर, मैंने इस तरह किया, इससे ज्यादा मुश्किल सवाल या इससे बड़े सवाल किए, लेकिन सर ये एडवांस का जो खेल है ना सर, ये हमसे कुछ सोचने के लिए हमें मजबूर करता। हमें कोई रिएक्शन नहीं दे रखी है, हमें समझ में नहीं आ रहा हमें करना क्या है, बट मेरा दिमाग कुछ कह रहा है। दिमाग क्या कह रहा है कि एक मेटल है जो कि इनसॉल्युबल ऑक्सलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है ऑक्सैलिक एसिड के साथ जुड़कर। यानी मुझे जो रिएक्शन रफली समझ में आती है, वो रफ रिएक्शन सिर्फ इतनी ही समझ में आती है, जिसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो रफ रिएक्शन सिर्फ इतनी समझ में आती है कि मेरे पास एक मेटल है और वो ऑक्सैलिक एसिड के साथ जुड़कर H2C2O4 के साथ जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है M4O3C2O4 होल थ्राइस डॉट 12H2O। ये रिएक्शन हमसे कुछ कुछ सवाल पूछेगा कि हमें बताइए कि मेटल का एटॉमिक वेट कितना है, मास कितना है, वगैरह वगैरह। तो अगर इसमें थोड़ा सा जोर लगाया जाए तो दिमाग क्या कहता है? दिमाग ये कहता है कि सर मुझे तो इतना ही समझ में आता है कि दो लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दो लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन नहीं पता है लेकिन सर क्योंकि मुझे मेटल का नाम ही नहीं पता तो मैं रिएक्शन नहीं लिख सकता। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आती है सर कि अगर ये ऑक्सैलिक एसिड का अमाउंट दे रखा है कि 1 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड कंज्यूम हुआ, किसने कंज्यूम किया? ये 3.2 ग्राम मेटल ने अगर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, यानी अगर इतना कॉम्प्लेक्स बना 3.2 ग्राम तो ऑक्सैलिक एसिड 1 ग्राम लगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर ऑक्सैलिक एसिड कितना लगा ये पता चल गया तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जितना भी कार्बन है वो सारा कार्बन इस ऑक्सैलिक एसिड से निकल के आए। अब तुम समझने की कोशिश करना, रिएक्शन नहीं पता, बैलेंसिंग नहीं पता, कुछ भी आइडिया नहीं है, तो जो दिमाग कहता है वो दिमाग यही कहता है कि अगर मैं सिंपल अकल लगाऊं तो मैं सिंपल एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं और वो है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। दिस इज POAC, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। सर ये तो कुछ नया सा नाम लगता है, बिल्कुल नहीं। तुम रिएक्शंस की बैलेंसिंग जो करते हो वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। एटम्स ना खर्च होते हैं ना बनाए जाते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पर कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर तुम इस बात को दिल से मानोगे तो ही तुम्हें POAC समझ में आएगी, जिस पर बहुत ज्यादा वो कॉन्सेंट्रेट करता। तो अगर तुमसे कहा जाए भाई ये बताइए सर POAC को दिल से मानने का क्या मतलब? दिल से मानने का मतलब यह है आपको लगता हो या ना लगता हो, पहली बात। लेकिन यह सच है कि एटम्स हमेशा कंजर्व रहते हैं।
तो सर मानने वाली बात क्या है, लगने वाली बात क्या है? तो है ना, लगता नहीं है ना। लेकिन सर कैसे, आप ध्यान से देखिए, यहां कार्बन के 2 एटम है और यहां अगर कार्बन देखें तो कार्बन के 6 एटम है, 2 into 3। सर एटम कहां कंजर्व है? सर यहां 2 एटम है, यहां 6 एटम है। सर आप कह रहे थे एटम कंजर्व, मैं फिर वही बोलूंगा, मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हो रहा, लेकिन मैं तो ये दिल से मान के बैठा हूं, कंजर्व रहते हैं, बात खत्म। समझो बात को, मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि एटम्स हमेशा कंजर्व हैं, इनकी बैलेंसिंग इस तरह से की जाती है ताकि आप एटम्स को कंजर्व कर सकें। क्योंकि एटम्स हमेशा कंजर्व हैं, इसलिए बैलेंसिंग करने का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्हीं एटम्स को कंजर्व करने के लिए ही किया जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है सर यहां 2 हैं वहां 6 हैं, ये कैसे हो सकता है? अरे तो हो सकता है इसके 3 मोल हो, अगर इसके 3 मोल होंगे तो एटम बराबर हो जाएंगे। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं, देखकर आपको लग रहा हो या ना लग रहा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको ये बात दिल से माननी पड़ेगी कि एटम्स कंजर्व हैं। आप समझ रहे हैं? और ये लॉजिकल है, तुम खुद जानते हो इस बात को, ना वो बनाते हैं ना वो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, जितना इधर होते हैं उतना ही उधर चले जाते हैं। सर ये क्या जरूरी है कि जितना इधर है वो सारे के सारे उधर चले जाए? ना, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर वो आदमी मेरा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है तो फिर ऐसा हो सकता है कि उसका कुछ हिस्सा वहीं रह जाए और उसका कुछ हिस्सा यहां चला जाए, यानी 100 एटम्स में से 80 एटम उधर चले गए और 20 एटम इधर रह गए। बिल्कुल पॉसिबल है। इसका मतलब ये जो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन है, ये आप कब लगा सकते हैं? ये आप तब लगा सकते हैं जब आप पूरी तरह से श्योर हो कि वो जो एटम जिसको आप कंजर्व कर रहे हैं वो एक्चुअली वही है जहां आप देख रहे हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सर मैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन क्या यहां पर लगा सकता हूं? तो मेरा सजेशन यह है, यहां पर मैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन इसलिए लगा पा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि कार्बन जो भी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर है वो सारा कार्बन कहां से आया होगा? ऑक्सैलिक एसिड से। हाँ बिल्कुल सही है सर, और कहीं से नहीं आएगा। लेकिन क्या ऑक्सैलिक एसिड का सारा कार्बन यहां आया होगा? हां, क्यों? क्योंकि सर वो खुद कह रहा है कि 1 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड से 3.2 ग्राम कॉम्प्लेक्स बना। इसका मतलब पूरा का पूरा ऑक्सैलिक एसिड अपने कार्बन को इसको ट्रांसफर कर रहा होगा। बताओ मेरी बात समझे? सब लोग इसको समझने की कोशिश करना। मैं इस सवाल को करने के बाद एक और एग्जांपल लूंगा जिससे शायद पीओसी और क्लियर हो जाएगी, बट इसको सब लोग समझने की कोशिश करते हैं। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सर बहुत क्लियर है, मेटल ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। मुझे नहीं पता सर मेटल कितना है, मुझे यह बताया गया कि 1 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड यूज हुआ, और अगर 1 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड यूज हुआ तो इसका मतलब इस ऑक्सैलिक एसिड का सारा जो कार्बन है वो सारा कार्बन यहां घुसा होगा, क्योंकि कार्बन तो और कहीं से आ नहीं सकता। सर मेटल तो कार्बन देगा नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ सर, और ये पानी कहां से आएगा? सर ओ कहां से आएगा? अरे भाई ये ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन रहा होगा। पानी तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन सर ये कार्बन कहीं और से नहीं आ सकता। सर ये जो कार्बन है ये कार्बन कहीं और से नहीं आ सकता। सर जितना कार्बन यहां है वो सारा कार्बन यहां है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सर देखने से नहीं लगता, ना लगे, मैंने तो दिल से मान रखा है। अगर इस ऑक्सैलिक एसिड के अंदर 100 कार्बन एटम्स हैं, यानी टोटल ऑक्सैलिक एसिड जितना भी लिया गया, अगर उस पूरे ऑक्सैलिक एसिड के अंदर कार्बन काउंट किए जाए, मान लो वो 100 है, तो सर वो 100 के 100 कार्बन एटम यहां होंगे। ना यहां 101 होगा, ना यहां 99 होगा। सर जितने वहां हैं वो सारे के सारे यहां पहुंचेंगे। आपको देखने से लग रहा है या नहीं लग रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ये अज्यूम करके बैठे हो कि इसका एक मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, तो आप बेवकूफ है। सर बातें मोल्स में होती हैं, इसके करोड़ों मॉलिक्यूल्स यूज हुए होंगे। उन करोड़ों मॉलिक्यूल्स में मिलाकर जितने कार्बन एटम्स हैं वो सारे के सारे कार्बन एटम्स यहीं घुसे होंगे। ये मैंने दिल से मान रखा है। क्यों? क्योंकि एटम्स आर ऑलवेज कंजर्व, एंड दिस इज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, जिसे आप प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। तो ठीक है सर, मैं इस बात को मान लेता हूं कि जितना भी कार्बन ऑक्सैलिक एसिड का है वो सारा का सारा कार्बन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर चला गया। खत्म हो गया सवाल। एक लाइन का सवाल, देखने में अजीब सा लग रहा है लेकिन है ये एक लाइन का सवाल। कैसे? सर ये देखिए, एक लाइन में लिखते हैं। पहले मैं पूरा स्टेटमेंट लिखता हूं, टोटल number of carbon atoms in H2C2O4 is equal to number of carbon atoms in complex। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आ गया? जितने कार्बन यहां है वो सारे कार्बन यहां है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो मोल्स भी सेम होंगे कार्बन के, बिल्कुल सही है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर सेम है तो मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स इन H2C2O4 is equal to moles of carbon atoms
इन कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही है सर। जब नंबर सेम होंगे तो मोल्स भी सेम होंगे, बिल्कुल सही। जितने मोल उधर हैं कार्बन के, उतने ही कार्बन के मोल इधर हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। दिस इज स्टेटमेंट वन, समझ लो बात को, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। इसी को लिखने का तरीका ये, और जो सबसे मेन स्टेटमेंट है वो है थर्ड। अब जरा ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। इस ऑक्सैलिक एसिड के अंदर कार्बन के कितने मोल है बताओ। सर इस ऑक्सैलिक एसिड में जितने ऑक्सैलिक एसिड के मोल्स हैं उसके डबल मोल्स हैं, बताओ समझे। यानी क्या मैं लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स इन H2C2O4 दे मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। बताओ जल्दी से, क्या ये समझ पाए सब लोग। भाई इस लेवल पर यह बात समझ में आनी चाहिए। अगर तुम्हें कार्बन के मोल्स निकालने हैं तो कैसे निकालोगे। सर ऑक्सैलिक एसिड का अगर एक मोल तो कार्बन के दो, अगर ऑक्सैलिक एसिड के दो मोल तो कार्बन के चार, अगर ऑक्सैलिक एसिड के पांच मोल तो कार्बन के 10। क्या कर रहे हो सर, जितने भी ऑक्सैलिक एसिड के उसके डबल कर रहा हूं। यानी अगर तुम्हें कार्बन एटम्स के मोल चाहिए तो ऑक्सैलिक एसिड के मोल्स को डबल कर देते हैं। क्लियर है ये। इधर आते हैं, क्या बता सकते हो यहां पर कार्बन के मोल्स कितने होंगे। सर यहां पर जो कार्बन के मोल्स होंगे वो इस कॉम्प्लेक्स के मोल्स के 6 गुने होंगे, मानते हो। यानी दिस इज इक्वल टू 6 इंटू मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्लियर। क्या निकालना था सर, मुझे निकालना था व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ एम, यानी ये जो मेटल है उसका एटॉमिक मास क्या है। खत्म हो गया सवाल सर। जरा निकाल के देखते हैं, जल्दी से बताइए। मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितने हैं सर, 1 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड लिया है। अगर आप ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो वो 90 निकल के आता है। सो दिस इज 1/90। क्लियर। ये आ गया क्या सर, दे मस्ट बी इक्वल टू द मोल्स ऑफ कार्बन, दे आर इक्वल टू मोल्स ऑफ 6 इंटू मोल्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के मोल्स कितने होंगे, मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं मॉलिक्यूलर वेट। इस कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 3.2। अगर इसके मोलर मास को, कॉम्प्लेक्स के मोलर मास को मैं मॉलिक्यूलर वेट लिखूं तो इसका मतलब यह हुआ सर, यहां से आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से अगर आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं, जरा एक बार जल्दी से कैलकुलेट कर लो। यहां से जो मॉलिक्यूलर वेट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 2 इंटू, नहीं 6 इंटू 3.2 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ रहा भाई, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी से बता दो भाई, जिसने किया हो वही सॉल्व करके बता देगा। 864, ये सॉल्व करके आ रहा है 864। यानी इस पूरे कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है 864। तो क्या तुम एम का एटॉमिक वेट नहीं निकाल पाओगे। अब खत्म हो गया सवाल सर, अब तो कुछ रह ही नहीं गया। चलिए सर सॉल्व कर लेते हैं यहीं ऊपर, ये 1 सेकंड के अंदर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। 864 इज इक्वल टू एम का मॉलिक्यूलर वेट एम मान लेते हैं, दिस इज 4m प्लस 3 ऑक्सीजन है 48 प्लस C2O4 क्या होता है भाई, C2O4 88 होता है। 88 इंटू 3, ये कितना आ गया 88 इंटू 3 24 264। तो ये आ गया आपका 264 प्लस पानी और आ गया 12, यानी कि 18 इंटू 12। क्लियर है, बताओ सब लोग समझ रहे हो। तो ये आ जाएगा 1296, 12 और 9 21, तो ये 216। और यहां से आप m की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप m की वैल्यू निकालेंगे तो m की वैल्यू 84 निकल के आएगी ग्राम पर मोल, एंड दिस इज द आंसर। और ये बिल्कुल एडवांस लेवल पर सवाल पूछा जा सकता है, बिल्कुल सीधा सवाल, कहीं कोई झंझट नहीं है, और ये काम आसानी से किया जा सकता है। समझो बात। मुझे सवाल के बारे में कुछ नहीं पता सर, क्या रिएक्शन हो रही है, कहां से बन गया कॉम्प्लेक्स। सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि ऑक्सैलिक एसिड का सारा कार्बन कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा, बात खत्म। यानी इस पूरे खेल को अगर मैं एक लाइन से समराइज करना चाहूं,
ये तो ऐड नहीं हो रहा है भाई। एक मिनट भाई, एक मिनट। ये 6 हैंग तो नहीं कर रहा, चल तो रहा है। प्लस क्यों नहीं? अब कैसे करूं? इसी पे डबल क्लिक करके इसी इस पे? ये प्लस प्लस का ऑप्शन है, प्लस प्लस हम्म। स्लाइड पे हम्म। प्लस करो, प्लस ब्लैंक स्लाइड आ जाएगी। हाँ, ऐसे क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं क्यों नहीं है। तुमने ऐड की है इसमें? हाँ ये है ना। अच्छा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज समझ में आती है, मेटल प्लस H2C2O4 gives M4O3 C2O4 whole thrice डॉट 12H2O। एक चीज समझ में आती है, जो बिल्कुल साफ समझ में आती है, कि सारा का सारा जो कार्बन, वो सारा कार्बन यहां खत्म बात। यानी POAC ऑन कार्बन एटम लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं सर? इसलिए लगा सकते हैं, पहली बात तो सारा का सारा ऑक्सैलिक एसिड का कार्बन, सारा का सारा ऑक्सैलिक एसिड खर्च हो गया। क्यों? क्योंकि वो खुद कह रहा है कि 1 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट करके इतने ग्राम ये बनाता है। सो दैट मींस ऑल द ऑक्सैलिक एसिड इज कंज्यूम्ड। और अगर सारा ऑक्सैलिक एसिड कंज्यूम हो गया तो सारा का सारा कार्बन वो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स के अंदर जाए। अच्छा, दूसरा सर, हो सकता है वो सारा का सारा कार्बन कॉम्प्लेक्स के अंदर ना जाकर कहीं और भी जाए। हो सकता है सर CO2 बनी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ सारा कार्बन यहां भी आएगा और उसका कुछ हिस्सा यहां भी आएगा। लेकिन ऐसा वो सवाल में नहीं कह रहा है सर। सवाल में उसने साफ बताया है कि सारा का सारा कार्बन जो है, या सारा का सारा ऑक्सैलिक एसिड अल्टीमेटली क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब आपको यह मानना पड़ेगा कि वो सारा कार्बन जितना यहां है, वो सारा कार्बन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर है, और आप इस कार्बन पर POC अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? दूसरी बात सर, ये सवाल आसान था, इसी में एक चीज और जोड़ते हैं। मान लीजिए ये सवाल ऐसे ना होकर ऐसे पूछा जाता, ये सवाल ऐसे ना होकर मान लीजिए ऐसे पूछा जाए। कैसे करा जाए? मान लीजिए वो कहता है, मान लीजिए ऐसे ही कुछ कर लेते हैं आप, एक या और आसान ले लेते हैं, A मोल P4 reacts completely with B moles A mole P4 and B mole of O2 completely react to give how much P4O6 and P4O10। मस्त सवाल आ गया भाई ये सवाल। यानी P4 का A मोल O2 के B मोल के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करके कितना P4O6 बनाएगा और कितना P4O10 बनाएगा। तो मैंने कहा भाई देखिए ऐसा है, मुझे कुछ आइडिया इतना तो समझ में आता है कि जो P4 है वो O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो P4O6 बनाएगा, और ये जो P4O6 है वो बचे हुए O2 से दोबारा रिएक्ट करके क्या बनाएगा? P4O10। तुम समझो, मैं एक रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं कि जितना भी मेरा P4 है वो O2 से रिएक्ट करके P4O6 और P4O10 में कन्वर्ट हो रहा। अब वो एक ही स्टेप में हो रहा है, चाहे वो 2 स्टेप में हो रहा है, मुझे इससे मतलब नहीं, बट सारा का सारा फास्फोरस वो कन्वर्ट हो रहा है P4O6 एंड P4O10 में। सारा का सारा जो ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट हो रहा है P4O6 और P4O10 में। इसका मतलब क्या हुआ सर? वो क्योंकि खुद कह रहा है कि सारा का सारा कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, इसलिए मैं POAC फास्फोरस एटम पर और ऑक्सीजन एटम पर लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे यह पता है कि सारा का सारा फास्फोरस खत्म हो रहा है, साथ ही साथ वो कहां जा रहा है यह भी मुझे पता है। यानी आप प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन तो कंफर्म रूल है सर, लेकिन आप अप्लाई सिर्फ तब कर सकते हैं जब आपको यह पता हो कि जिस एटम पर आप ये कंजर्वेशन लगा रहे हैं वो एटम सारा का सारा खत्म होकर जहां जा रहा है वो जगह भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लो वो कहता है कि P4 सारा खत्म हो रहा है,
लेकिन P4O6 के साथ साथ कुछ और भी बन रहा है जो मुझे नहीं पता है। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट क्या आएगा कि यार जितना फास्फोरस यहां है वो सारा आगे चला जाएगा, लेकिन आगे कहां जाएगा? एक तो इसके अंदर आएगा और एक कहीं और जाएगा जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसका मतलब आप प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन जब आप लगाएं तो आप बिल्कुल श्योर होने चाहिए कि जिस एटम पर कंजर्वेशन आप अप्लाई कर रहे हैं वो सारा का सारा एटम जहां जहां जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए। समझे बात को? यहां मुझे पता है सारा फास्फोरस एटम इन दोनों के अंदर जा रहा है और सारा ऑक्सीजन एटम इन दोनों के अंदर जा रहा है, तो आप प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन फास्फोरस पर भी लगा सकते हैं और ऑक्सीजन पर भी लगा सकते हैं। खत्म हो गया सवाल। कैसे सर? अगर आप ये कहते हैं कि इसका ए मोल और इसका बी मोल लिया गया, मैं मान लेता हूं कि इसके एक्स मोल बनेंगे और इसके वाई मोल बनेंगे। क्लियर? हमें यही निकालना ना, इसके कितने कितने मोल बनेंगे, तो इसका एक्स और वाई मोल बनेंगे। आंसर देखिए, एक लाइन का सवाल होगा, कुछ भी नहीं करना है सर। एक चीज क्लियर है, अगर मैं फास्फोरस एटम पर पीओईसी लगाता हूं तो पहला स्टेटमेंट क्या आएगा जरा बताना। पहला स्टेटमेंट, नंबर ऑफ फास्फोरस एटम्स इन P4 is equal to number of phosphorus atoms in P4O6 plus number of phosphorus atoms in P4O10। सर कैसी बातें कर रहे हैं सर? यहां 4 है, यहां 4 और 4 8 है। देखने से तो नहीं लगता, लेकिन देखने से लगे ना लगे सर, मैंने दिल से माना है कि फास्फोरस एटम कंजर्व ही रहेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे आगे चले गए। सर ना एटम बनाया जा सकता, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर यहां फास्फोरस के 2 करोड़ एटम है तो सर इन दोनों के अंदर भी टोटल मिला के 2 करोड़ फास्फोरस एटम ही होंगे, चाहे मुझे लग रहा हो चाहे मुझे ना लग रहा हो। मेरी बात समझे इस बात को? यानी एक चीज कंफर्म हो गई, जितने फास्फोरस एटम्स यहां हैं उतने ही फास्फोरस एटम्स यहां प्लस यहां होंगे। पहली लाइन। दूसरी लाइन, जितने मोल फास्फोरस के यहां हैं उतने ही मोल फास्फोरस के यहां प्लस यहां होंगे। दूसरी लाइन। तीसरी लाइन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, यहां पर फास्फोरस के कितने मोल होंगे? सर यहां पर फास्फोरस के मोल्स होंगे। जरा समझना अपने आप, देखते हैं किस किस के समझ में आ रहा है। मैं पीओएसी लगाने जा रहा हूं फास्फोरस एटम पर। क्लियर? तो आप पहला लाइन क्या लिखेंगे, तीसरी लाइन क्या लिखेंगे? 4 इंटू ए। कुछ समझे? जितने P4 के मोल्स हैं उसके 4 गुने P के मोल होंगे। बताओ समझे? यानी यहां पर फास्फोरस के कितने मोल्स हैं? 4 इंटू ए। यहां पर कितने हैं सर? यहां पर है 4 इंटू एक्स, और वहां पर कितने हैं? वहां पर है 4 इंटू वाई। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। बताओ मेरी बात समझे सब लोग? जल्दी से बताओ, क्या ये पीओईसी तुम समझ पाए? सर यहां पर जो फास्फोरस के मोल्स होंगे वो फास्फोरस के मोल्स P4 के मोल के 4 गुने होंगे। यहां पर जो फास्फोरस एटम्स के मोल्स होंगे वो P4O6 के मोल्स के 4 गुने होंगे, और यहां पर जो फास्फोरस एटम्स के मोल्स होंगे वो P4O10 के मोल्स के 4 गुने होंगे। इसका मतलब सर ये एक इक्वेशन है जो एक्स और वाई की इक्वेशन। चलिए सर अब आते हैं पीओईसी लगाने ऑक्सीजन एटम पर। सर एक बार ऑक्सीजन एटम पर भी पीओईसी लगाते हैं। चलिए लगा के देखते हैं। जितना ऑक्सीजन एटम यहां है उतने ही ऑक्सीजन एटम इन दोनों के अंदर होंगे, तो जितने भी ऑक्सीजन के मोल्स यहां हैं उतने ही ऑक्सीजन के मोल इन दोनों के अंदर होंगे, और यहां पर ऑक्सीजन के जो मोल्स होंगे वो O2 के मोल्स के डबल होंगे, यानी दिस विल बी ट्वाइस ऑफ बी। और यहां पर जो ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स होंगे वो P4O6 के 6 गुने होंगे। दिस विल बी 6x प्लस 10y। इस लेवल पर तुम में से सारे बच्चों को यह बात समझ में आनी चाहिए कि इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक लाइन का सवाल, लेकिन निहायत ही खूबसूरत सवाल जो सिंपल पीओईसी लगाकर सॉल्व किया जा सकता है। जल्दी से बता रहे हो? समझ पा रहे हो? लॉजिक क्या है? लॉजिक ये कि सर जिस एटम पर आप कंजर्वेशन लगा रहे हैं वो एटम, पहली बात तो अब सोचो अगर मैं ये कहूं कि P4 पूरा का पूरा रिएक्ट पता नहीं करता है कि नहीं, तो अब आपको डाउट क्या आएगा कि जितने फास्फोरस के यहां एटम्स हैं क्या वो सारे 4A एटम्स, क्या वो सारे 4A मोल्स वो वहां गया है ना? क्योंकि वो सारा गया ही नहीं, तो अब आप 4A इक्वल टू दिस नहीं लिख सकते। दूसरा, अगर मान लो ये भी डाउट है कि वो पता नहीं कहां कहां गया, अब जैसे मान लो मैं कहता हूं कि यहां पर फास्फोरस का एक और कोई प्रोडक्ट बनेगा, अब आप क्या कहेंगे कि लो जो भी फास्फोरस है वो यहां गया, लेकिन अब वो कहीं और भी गया जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो फिर आप ये इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाएंगे। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप पीओईसी इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि आपको सबसे पहले ये बात पता चल रही है कि जिस एटम को आप कंजर्व कर रहे हैं वो एक्चुअली जहां जहां जा रहा है वो जगह आपको पता है।
अगर आपको ये बात ही नहीं पता है कि वो कहां कहां जा रहा है, तो आप कंजर्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी एक चीज क्लियर है, पीओएसी लगाते वक्त उस एटम पर पीओएसी लगाई जाती है जो लिमिटिंग रिएजेंट का हिस्सा होता है। यानी वो एटम जो लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर है, आप उसी के ऊपर पीओएसी लगा सकते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा आगे जाएगा ही जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, वो एटम कहां कहां गया यह भी आपको पता होना चाहिए, वरना आप पीओसी नहीं लगा सकते। सो द जो लिमिटेशन है इस प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन की वही है, सर एटम्स हमेशा कंजर्व रहते हैं, ऑलवेज ट्रू। लेकिन आप जब अप्लाई करते हैं पीओएसी एटम कंजर्वेशन, तो ऐसे में आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जिस एटम को आप कंजर्व करने जा रहे हैं, वो एटम सारा का सारा वहां जाना चाहिए, और फिर जहां वो जा रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप लिख सकें कि इसके जितने भी मोल यहां हैं, वो उतने ही मोल यहां प्लस यहां होंगे, क्योंकि एटम्स हमेशा कंजर्व रहता है। जल्दी से बता दो, क्या ये वाली बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं, एक सेकेंड, एक बच्चा कह रहा है सर इस टॉपिक पर एडवांस में एक भी सवाल नहीं पूछा गया। तुम्हें पता थोड़ा चलेगा कि वो पीओएसी का सवाल है? मेरी बात समझ रहे हो? ये पीओएसी कोई टॉपिक थोड़ा ना यार, इस टॉपिक का कोई सवाल थोड़ा ना है, आप इसको अप्लाई कर रहे हैं बस। ये एक सवाल करने का तरीका है जो तुम्हें सिंपल तरीका सिखाया जा रहा है, आप सिर्फ इसको अप्लाई कर रहे हैं। इस पूरे खेल में ये कोई तरीका नहीं। तुम बताओ, क्या ये कोई तरीका था? आप खुद बताइए, क्या ये सवाल कोई तरीका है कि आप इसको पीओएसी से सॉल्व कर रहे हैं? नहीं। क्या ये बात नई है तुम्हारे लिए कि कार्बन हमेशा या एटम्स हमेशा कंजर्व रहते हैं? हाँ। तो इसमें क्या दिक्कत है कि कार्बन के जितने मोल यहां है, कार्बन के उतने मोल यहां है? इसमें कोई कॉन्सेप्ट होना लगा रहा हूं मैं, कोई तरीका नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि आपकी सोच सवाल करते वक्त क्या होगी, जिससे आप आसानी से यह सवाल कर सके। क्लियर है? समझ में आ गया भाई? सबको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये शाबाश। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट और तुम्हें दिखाता हूं मैं, और अपने मतलब की बात करते हैं। आप जैसे इसी पीओसी को लेकर अगर मैं बात करूं तो मैं दिखाता हूं मैं, जैसे एक बच्चा कह रहा है कि सर वो हमें कैसे पता चलेगा। मैं और भी सवाल अभी कराऊंगा, मैं जानबूझ के इस सवाल पर आ रहा हूं। क्या ये एक्सपेक्टेड सवाल हो सकता है? हाँ सर, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड सवाल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत मुश्किल सवाल है? नहीं 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 सर, ये इसलिए एक्सपेक्टेड हो सकता है क्योंकि सर मुझे पता है सर, उसका काम ही है ये सर, वो बिल्कुल यही करता है सर। अब तक इस पिछले 4-5-6 सालों में वो एक्चुअली यही कर रहा है सर। वो एक्चुअली यही कर रहा है कि जहां पर भी बैलेंसिंग की दिक्कत आ रही है, जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि यार बड़ी खिचड़ी सी बन रही है, उस केस में वो हमेशा यही करता है। और मैं तुम्हें इस सवाल से पहले, चलिए ठीक, एक सेकंड बस, इस सवाल से पहले एक और सिंपल सवाल करके दिखाता हूं, एक और सवाल करके दिखाता हूं, जरा समझना। बिल्कुल एक सवाल और करने की कोशिश करता हूं, जरा समझना अपने आप। पहले तो चैट ऑफ की जाए। चलिए अब देखना, जरा समझना। 20 ग्राम ऑफ a silver coin on reaction in a sequences of reactions gave 14.35 gram of AgCl. Find out the percentage purity of coin. सीधा सवाल कि मेरे पास सिल्वर कॉइन है, उस सिल्वर कॉइन से मैंने न जाने कैसे, मुझे नहीं पता कैसे, न जाने कैसे ये सिल्वर कॉइन था। इस सिल्वर कॉइन में कुछ प्योर सिल्वर है और कुछ इंप्योरिटी। वो कह रहा है कि इस सिल्वर कॉइन को मैंने सीक्वेंस रिएक्शन में पहले किसी से रिएक्ट कराया, पहले ए से रिएक्ट कराया, फिर बी से रिएक्ट कराया, फिर सी से रिएक्ट कराया,
फिर डी से रिएक्ट कराया इन अ सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, कराते 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 फाइनली मुझे AgCl का प्रेसिपिटेट मिला 14.35 ग्राम। आपको यह कहे कि सर ये तो सिलेबस के बाहर है, सर पीओईसी का सवाल आपने कैसे पूछ लिया? मैं पीओईसी जानता ही नहीं, मुझे थोड़ा ना मतलब है पीओईसी से। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि जितना भी सिल्वर है यहां का, वो आज नहीं तो कल सारा का सारा सिल्वर कहां आ जाएगा? AgCl के अंदर। समझो मेरी बात, सब लोग समझ रहे हैं? यानी इन अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन अगर आप सारे के सारे सिल्वर को कन्वर्ट कर सके यहां तक, तो क्या आपको यह नहीं पता चल जाएगा कि AgCl के अंदर कितना सिल्वर है? हाँ, तो अगर AgCl का सिल्वर पता चल गया तो वो सिल्वर कहां से आया? सर वो सिल्वर यहीं से तो आया होगा, तो आपको इनडायरेक्टली यहां पर कितना सिल्वर था यह पता चल जाएगा और आसानी से आप प्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? मुझे कोई रिएक्शन नहीं चाहिए। लेकिन सर ये पीओईसी का तो सवाल कैसे बना? सर पीओईसी तो हमसे सवाल नहीं पूछता। अबे तो कौन कह रहा है पीओईसी? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या सिल्वर के जितने भी मोल्स यहां हैं, क्या वो सिल्वर के सारा अमाउंट या मोल्स यहां चले गए होंगे? हाँ सर, धीरे धीरे सिल्वर छनते 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 अल्टीमेटली कहां आ गया? AgCl के पास। तो मोल्स ऑफ सिल्वर इन AgCl इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सिल्वर इन कॉइन। खत्म हो गया। बताओ क्या ये कोई पीओएसी है? क्या ये कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं सर, ये तो बड़ा सीधी सी बात है। मोल्स ऑफ Ag इन AgCl इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Ag इन कॉइन। खत्म। और Ag इन कॉइन कितना दे रखा है? जरा मोल्स ऑफ बताइए Ag के कितने होंगे? सर मोल्स ऑफ Ag कितने होंगे? सर जितने AgCl के मोल 4.35 डिवाइडेड बाय 143.5, जितने AgCl के मोल हैं उतने ही तो Ag के मोल हैं। यानी मोल्स ऑफ Ag इन AgCl कितने? 1 इंटू 0.1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Ag इन क्वाइन। यानी मोल्स ऑफ Ag इन क्वाइन, मोल्स ऑफ Ag इन क्वाइन। यानी वेट ऑफ Ag कितना आ गया? वेट ऑफ Ag इन क्वाइन कितना आ गया? वेट ऑफ Ag इन क्वाइन निकल आया 0.1 इंटू 108, दैट इज 10.8 ग्राम। सर ये 10.8 ग्राम आ गया। तो अगर वेट 10.8 है और टोटल सिल्वर का कॉइन 20 ग्राम का था, तो परसेंटेज कितनी निकल आएगी? सर बड़ी आसानी से परसेंटेज निकाल सकते हैं, 12.8 अपॉन 20 इंटू 100। सर ये है प्योर Ag। दिस इज प्योर Ag, जो हमारा आंसर होगा। बताओ समझे? सर इसमें तो बिना रिएक्शन के आपने सवाल कर लिया, इसलिए क्योंकि मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि यार एटम्स कंजर्व रहते हैं, तो जितना सिल्वर यहां है वो सारा सिल्वर वहां है। सर आपको कैसे पता चला? अब तुम समझना, ऐसा हो सकता है कि अगर वो सवाल में ये बात मेंशन कर देता कि हो सकता है बीच में सिल्वर का एक ऐसा कोई कंपाउंड बना, बीच में सिल्वर किसी और कंपाउंड के अंदर भी चला गया, या फिर वो श्योर नहीं है कि सारा का सारा सिल्वर AgCl के अंदर आया, तो फिर आप ये सवाल नहीं कर सकते। मेरी सब लोग बात समझ रहे ना? यानी एटॉमिक कंजर्वेशन कोई सहूलियत नहीं है कि आप किसी भी सवाल पर एटम्स को कंजर्व कर देंगे ना। एटम्स हमेशा कंजर्व रहते हैं, लेकिन आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको सोचना पड़ता है। मैं बहुत ज्यादा सोच में हूं कि भाई क्या सारा का सारा सिल्वर यहां आया होगा? तो लैंग्वेज ये कहती है कि अगर सिल्वर कॉइन का सारा सिल्वर सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट होने के बाद इतने ग्राम AgCl में कन्वर्ट हुआ, तो दैट मींस जितना भी सिल्वर यहां है वो सारा सिल्वर यहीं से आया होगा। तो यहां पर जितना सिल्वर है दैट इज इक्वल टू यहां का सिल्वर। आपको यहां का सिल्वर पता चल जाएगा, आप उससे सिल्वर की परसेंटेज निकालेंगे, खेल खत्म। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं पीओएसी कोई टॉपिक नहीं है। पीओएसी कोई, इनफैक्ट मेंस में तो तुम्हें याद होगा मैंने पीओएसी का नाम भी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि इसका नाम लेना जरूरी नहीं है। बच्चे को ये बात पता है कि एटम्स तो हमेशा कंजर्व रहते हैं, तो जितने भी उस एटम के मोल्स हैं वो यहां के बराबर होंगे। लेकिन आज मैं इसको ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हो सकते हैं जिसमें कोई रिएक्शन का सूझबूझ समझ में नहीं आता, लेकिन आप सवालों को आसानी से कर सकते हैं। जल्दी से बता दो, क्या ये वाली बात सबके समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई?
यानी पीओएसी कुछ है नहीं, है ना, समझ रहे हो ना, तो एज सच कुछ बहुत कमाल नहीं। चलिए अब जैसे ये आते हैं जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, मैं इसी सवाल की बात करता हूं। एक बार इसको देखते हैं सर, ये तो बहुत खतरनाक सवाल लगता है ना, ऐसा लगता है जैसे सर पता नहीं क्या कहा जा रहा है, कैसे लिखूंगा सर मैं मोल कॉन्सेप्ट पे, कैसे रिएक्शन लिखूंगा, क्या क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई समझदार इंसान है वो समझता है इस बात को कि एक रिएक्शन है, एक प्रोसेस है जिसमें आप फास्फोरस को डिटरमिन करना चाहते हैं। ठीक, इस प्रोसेस में करा क्या जाता है, वो कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में जो हमारा Na2PO4 है, इसको मिक्सचर ऑफ अमोनियम मैग्नीशियम आयंस के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो ये बकवास बनती है सर। और फिर इसके बाद इसको हीट किया जाता है, तो फिर सर ये बनता है। अगर ये कितना बना ये पता चल जाए तो बताइए ये कितना था। ओ माय गॉड, यानी कहना ये चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है सर ये तो मुझे रिएक्शंस ही नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि वो करने क्या जा रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि मेरे पास एक डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है, दैट इज Na2PO4 है, और ये Na2PO4 जो है वो मिक्सचर ऑफ अमोनियम एंड मैग्नीशियम आयन, ये रिएक्ट करता है मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम एंड अमोनियम आयंस के साथ। बहुत बढ़िया, अगर इनके साथ ये रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है MgNH4PO4.6H2O। बहुत बढ़िया, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें आग लगाने से ये बनता है Mg2P2O7। बहुत बढ़िया, अब अगर यह बता दिया जाए कि Mg2P2O7 1.054 ग्राम बना, तो क्या आप बता सकते हैं कि NaH2PO4 के कितने ग्राम लिए गए थे? सर मुझे तो रिएक्शंस ही नहीं समझ में आ रही हैं, मैं सवाल कैसे करूंगा। अरे यार गजब लल्लू आदमी हो, क्या ये मानते हो कि जितना फास्फोरस यहां है वो सारा यहां आया होगा? बिल्कुल मानते हैं सर। और फिर यहां हीट करने से वो सारा फास्फोरस यहां आया होगा? बिल्कुल। तो सर फास्फोरस पर कंजर्वेशन लगा देते हैं, 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा सर, कुछ नहीं करना है, यानी जितना फास्फोरस यहां था वो सारा फास्फोरस यहां है। एक लाइन का सवाल है सर। सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि मुझे लैंग्वेज साफ दिखाई देती, मुझे लैंग्वेज साफ दिखाई देती है कि जब आप इसको डिकंपोज करेंगे तो इसके डिकंपोजिशन से जो बना उसको देख के लगता है सर कि यहां पर जितना भी फास्फोरस है वो सारा फास्फोरस Mg2P2O7 के अंदर आया होगा। तो यानी कि आप कंजर्वेशन किसके ऊपर लगा सकते हैं? सर मैं कंजर्वेशन इसके ऊपर लगा सकता हूं, फास्फोरस के ऊपर, क्योंकि ये फास्फोरस कहां से निकल के आ रहा है? सर ये फास्फोरस उसी H2PO4 नेगेटिव आयन से निकल के आ रहा है। क्लियर है? यानी एक लाइन में इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है और यह बात लिखी जा सकती है कि मोल्स ऑफ phosphorus atoms in NaH2PO4 is equal to moles of phosphorus atoms in Mg2P2O7। क्लियर? समझ में आई ये लाइन? सबको समझ में आई? अब क्या करेंगे सर? मोल्स ऑफ फास्फोरस इन दिस कैसे निकालेंगे सर? इसके अंदर फास्फोरस के कितने मोल? अरे तो जितने इसके हैं उतने ही फास्फोरस के होंगे, यानी यहां पर क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू मोल्स ऑफ NaH2PO4 क्लियर इज इक्वल टू, यहां पर फास्फोरस के कितने मोल होंगे सर? जितने इसके हैं उसके दुगने मोल होंगे, यानी दैट इज 2 इंटू मोल्स ऑफ Mg2P2O7। बिल्कुल सही है सर, सब कुछ तो दे रखा है सर, सब कुछ दे रखा है। मोल्स ऑफ NaH2PO4 हमें निकालने हैं सर, एक लाइन में सॉल्व हो गया। मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, एक लाइन में ये सवाल सॉल्व हो जाता है। यानी अब कैसे निकाला जा रहा है? अब निकाला जा रहा है मोल्स ऑफ NaH2PO4 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ Mg2P2O7 कितने कितने दे रखे हैं, तो फिर वेट कैसे निकल के आएगा? वेट ऑफ NaH2PO4 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ
Mg2p2O7 इंटू मोलर मास ऑफ NaH2PO4, यानी जितने मोल्स हैं उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट आ जाएगा। तो यानी अब सारी चीजें आपको सवाल में दे रखी हैं। 2 इंटू 1.054 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Mg2p2O7 वो अब निकालेंगे इनटू दिस। अब इसको सॉल्व कर लो। इसके मोलर मास का जहां तक सवाल है वो एक बार देख लेते हैं। इनके मोलर मासेस कितने कितने दिए गए हैं, एक बार देखता हूं मैं। एक बार कैलकुलेट कर सकते हो, मैग्नीशियम वगैरह के तो तुम खुद भी निकाल सकते हो ना। तो एक का है 222, सो दिस इज 222 और इसका है 120 ग्राम। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी दैट इज द आंसर। बताओ समझे? बिल्कुल आसान। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ भी नहीं किया। मतलब ऐसा लग रहा है सर इतना लंबा सवाल है और आपको सिर्फ एक काम करना है कि जितने फास्फोरस के मोल यहां है उतने फास्फोरस के मोल यहां, खत्म हो गया सवाल। तो यहां पर फास्फोरस के मोल्स कैसे निकलेंगे? जितने इसके मोल है उसके दुगने। इसके मोल हमें पता है, वेट दे रखा है ना, मोल निकल आएंगे। उसका डबल कर देंगे तो फास्फोरस के मोल आ जाएंगे और वही फास्फोरस के मोल्स यहां पर भी होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ यहां से फास्फोरस के मोल से आपको यहां के फास्फोरस के मोल्स पता चल जाएंगे और यहां के फास्फोरस के मोल से आपको इस कंपाउंड का मोल्स पता चल जाएंगे और इस कंपाउंड के मोल से इस कंपाउंड का वेट पता चल जाएगा। सर एक लाइन में यह सवाल सॉल्व किया जा सकता है। ये तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए मैंने इतनी सारी लाइनें लिखी हैं, अदरवाइज एक लाइन का सवाल है 1 इंटू मोल्स ऑफ दिस NaH2PO4 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ Mg2p2O7। एक सेकंड में सॉल्व। यानी ये जो लाइन मैंने लिखी है यही वो लाइन है जो तीसरी लाइन जिसको मैंने बोला था, याद है तुम्हें? थर्ड लाइन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन थी सर, यही है वो थर्ड लाइन। 1 इंटू मोल्स ऑफ NaH2PO4 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ Mg2p2O7। इसके मोल्स हमें सवाल में दे रखे हैं, खड़ाक से इसके मोल निकालिए, इसका वेट आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। एक लाइन में सॉल्व किया जा सकता है। जल्दी से बताओ क्या समझ पाए बात को? क्या ये बात सबके समझ में आई? क्लियर? क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल इजी है। मतलब कुछ करना नहीं। मतलब तुम ये मत समझना कोई टॉपिक वॉपिक कर रहा हूं मैं, तो तुमको सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट के सवाल करा रहा हूं। मैं कुछ नया नहीं कर रहा, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि उस ट्रेंड को थोड़ा सा फॉलो कर सकूं जो जेई करता है। जेई जनरली सवालों को थोड़ा सा लिंक करता है इधर उधर की चीजों पे। फास्फोरस का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन का कोई सवाल, कोई इनऑर्गेनिक रिएक्शन का सवाल, वो लिंक करता है। तो मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं सर मैं क्या सारी रिएक्शंस याद करके जाऊंगा? नहीं। कई बार तो मैं इस सिंपल कॉन्सेप्ट से कि भाई एटम्स हमेशा कंजर्व रहते हैं, लेकिन जिसके ऊपर एटॉमिक कंजर्वेशन लगाना है वो आपको अपनी अकल से समझना पड़ेगा। मैंने यहां पर अपनी अकल से सोचा है कि भाई ऐसा है, हाइड्रोजन पर मत लगाना एटॉमिक कंजर्वेशन। क्यों सर? एटम भी, हाइड्रोजन भी तो कंजर्व होगा। हां बिल्कुल कंजर्व होगा, लेकिन वो कहां कहां होगा ये डाउट है। कैसे सर? हाइड्रोजन यहां है और हाइड्रोजन इस अमोनियम आयन के अंदर भी है, तो इसका मतलब जो भी फाइनल प्रोडक्ट बना उसके अंदर जो भी हाइड्रोजन है सर वो इन दोनों के थ्रू आएगा। मेरी बात आप समझ रहे क्या कह रहा हूं? यानी बिल्कुल क्लियर है कि क्योंकि तुम्हें Mg2p2O7 के मोल दे रखे हैं, तो इस Mg2p2O7 में अगर आपको एक आदमी ढूंढना है जो इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन है, तो सर वो कॉमन आदमी फास्फोरस है। सर मुझे फास्फोरस को ही कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि यहां का सारा फास्फोरस उछलते 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 कहां आएगा सर? वो सारा का सारा फास्फोरस उछलते उछलते यहां आएगा। सर ये फास्फोरस पहले उछलकर यहां गिरेगा और फिर ये फास्फोरस उछलकर यहां गिरेगा। बताओ मेरी बात समझे? बिल्कुल सीधा। समझ में आया? भाई कोई कह रहा है कि स्पैमिंग कर रहा है कोई बच्चा। देखो ऐसा मैं पहले भी बोल चुका हूं यार, हमारे बैच में स्पैमिंग मत क्या करो। वैसे भी एडवांस की तैयारी करो, कुछ शर्म तो रखो। बात समझो बात को। कुछ शर्म से कुछ एक अंदर से भी आवाज आती है कि नहीं नहीं आईआईटी के एडवांस की क्लास करने आए, तो वो बेमानी नहीं करनी चाहिए। हाँ नरेंद्र अवस्थी कर सकते हो, नीरज कुमार कर सकते हो, जहां से जो दिल करे कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, एक काम खत्म करने के बाद, और वो काम क्या है? क्लास के जितने भी सवाल हैं उसको दोबारा करना है, कोशिश करनी है कुछ नए पीवाईक्यूज करने की कोशिश की जाए, और उसके बाद उन्हीं को सीखा जाए। जो सवाल कर पा रहे हैं ठीक है, जो नहीं कर पा रहे उनको सीखा और सॉल्यूशंस को देखकर सीखा, और फिर अपने आप को एक कंटेंट महसूस किया कि नहीं नहीं ठीक है यार, आप चीजें आप कुछ कुछ पकड़ में आई। फिर उसके बाद कुछ और करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्लियर है?
नहीं, ऑक्सीजन को भी नहीं कर सकते ना, समझो कैसे कैसे गंदी गंदी बातें कर रहा हूं। ऑक्सीजन को इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो ऑक्सीजन इस Mg2P2O7 के अंदर है वो ऑक्सीजन कहीं से भी आ सकता है ना यार। दिस मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन, या आपने सोल्यूशन ले रखा है आयंस, आयंस कहां मिलते हैं? सोल्यूशंस के अंदर। अब सोल्यूशंस में सर दुनिया भर की बकवास होती है सर, आप समझ रहे हैं? तो ये ऑक्सीजन सारा का सारा वो ऑक्सीजन इसी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं ना, ये जरूरी नहीं सर। ये ऑक्सीजन सारा का सारा ये ऑक्सीजन है, ये नहीं कह सकता मैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए एक चीज क्लियर है सर, फास्फोरस कहीं से भी नहीं आ रहा है, तो जितना फास्फोरस इसके अंदर वो सारा फास्फोरस इसके अंदर है सर। फास्फोरस पर पीओईसी लगाइए, खड़ाक से सॉल्व करिए सर, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नहीं, आंसर एक बच्चा कह रहा है 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर ऐसा है तो सही कर लेना, मतलब ये देखो 2 इंटू समथिंग आ रहा है, तो मोल्स ऑफ NaOH जो है वो एक बार करके देखना भाई, मुझे नहीं पता। आंसर एक बार कैलकुलेट करके देखो। एक बच्चा कह रहा है कि वो 2 से ज्यादा आएगा। 2 से ज्यादा कहां आएगा? गजब घनचक्कर आदमी हो। ये यही काटोगे तो 2, ये देखो ये 2 हो गया, 2 से 2 चला गया तो 1 पॉइंट समथिंग। लल्लू। क्लियर है? ये समझ में आ गया? ये सर ऑक्सीजन भी कंजर्व नहीं कर सकते क्या हम? मैग्नीशियम पर पीओसी लगा सकते हैं? यार बहुत घनचक्कर आदमी हो बे। मैग्नीशियम पर पीओसी लगाओगे तो NaH2PO4 में मैग्नीशियम है नहीं, तो फिर उस NaH2PO4 के मोल कैसे निकालोगे? तुम्हें उसके मोल निकालने हैं। तुम्हें उस आदमी पर पीओसी लगाओ जो उसके अंदर भी हो, ताकि उसके मोल निकल आए। नोट्स में क्वेश्चंस भी लिखना है, जैसा दिल करे नोट्स बनाने, मुझे नहीं पता, जो तुम्हारा दिल करे। आपकी ही मैसेज भेज सकते हो। एडवांस बैच हिंदी मीडियम 97%, बहुत बढ़िया। कोशिश करो संदीप, लगे रहो इसी इसी बैच में लगे रहो। सर आपने पीओसी में NH4 इसलिए नहीं लगाया बिकॉज एक्वा सोल्यूशन था। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली आई वाज आस्किंग, जैसे कि हम पीओसी में यार सब वैसे ही सवाल है। आप प्लीज हिंदी मीडियम वाले सर हिंदी मीडियम बैच वाला एडवांस सर से कहो प्लीज सर, क्या कहना है यार, पता नहीं बट रेजोनेंस तो होगा। हाँ बिल्कुल सही है, पुराने बकवास। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और सवाल करते हैं, और दिमाग लगाते हैं। ये लीजिए सर, और दिमाग लगाते हैं। बिल्कुल एक्सपेक्टेड सर, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, हम बिल्कुल मना नहीं करते, और एक अच्छी कैटेगरी का सवाल है, और बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह का कोई सवाल जो है आपको जेई के एडवांस लेवल पर 2025 में देखने को मिलेगा। आप उसका रीजन है, बहुत साफ रीजन है कि ये जो भी कुछ है, अगर आप ध्यान से देखें तो फिर वही एक परेशानी कि सर अब बड़ा लेंदी सा लगता है सर, आप पकड़ नहीं पाते चीजों को, समझ नहीं पाते कि करना क्या है। हम आराम से समझने की कोशिश करते हैं। मैग्नीशियम रिबन जो है वो एयर में जलाया जा रहा है, ठीक? तो एक चीज तो वैसे ही क्लियर हो गई कि एयर में 2 तरह के लोग मेनली पाए जाते हैं, एक O2 पाया जाता है और एक N2 पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, जब मैग्नीशियम रिबन को आप एयर में जलाएंगे तो एक तो मैग्नीशियम O2 से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देगा और नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बना देगा। तो इसमें तो कोई नया नहीं लगता सर मुझे कि आपने जो मैग्नीशियम के साथ देखा वो ये देखा। बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं कि जितना भी मैग्नीशियम था उस मैग्नीशियम को आपने एयर से रिएक्ट कराया, और एयर से रिएक्ट कराने के बाद आपने मैग्नीशियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम का नाइट्राइड बनाया। माशाल्लाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, फिर आप क्या कह रहे हैं? फिर वो ये कह रहा है कि इस मैग्नीशियम के ऑक्साइड और इस मैग्नीशियम का जो नाइट्राइड तैयार हुआ, ऐश, ये मिक्सचर है ऐश का, इसे ऐश बोल रहा है। अरे ऐश समझो बात को, ठीक है ना, ये ऐश। तो ये जो ऐश का मिक्सचर तैयार हुआ, इस पर अगर मैं HCl डालूं तो टोटल 0.6 मोल HCl खर्च होता है। टोटल 0.6 मोल HCl। मैंने कहा भाई क्यों खर्च होता है? वो कह रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिए इसलिए खर्च होता है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड भी HCl से रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम नाइट्राइड भी HCl से रिएक्ट करता है, और जैसे करता है उसने खुद भी लिख दिया, अगर वो ना भी लिखता तो भी मुझे रिएक्शन आनी चाहिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करके क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकालेगा और क्लोराइड और H2O बनाएगा, और साथ ही साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड भी HCl से रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। बहरहाल सवाल उसकी रिएक्शन उसने हमें दे रखी, ठीक। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि जो भी सोल्यूशन बना रिएक्शन के बाद, जो भी ड्रामेबाजी हुई, वो पूरा सिस्टम एक्सेस NaOH के साथ रिएक्ट करता है, 0.1 मोल अमोनिया गैस निकलती है। यानी ये पूरा खेल कूद करने के बाद सब कुछ, जो भी रिएक्शन हो रही है बहुत बढ़िया, जो नहीं हो रहा है वो भी बहुत बढ़िया, सब कुछ कराने कुरने के बाद जब इस आदमी की रिएक्शन NaOH के साथ कराई तो अमोनिया गैस निकल के आई, और इस अमोनिया के 0.1 मोल बने। आपसे पूछा जा रहा है कि आप बता सकते हैं कि कितना मैग्नीशियम जलाया गया था? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल।
ठीक, कितना मैग्नीशियम जलाया गया था ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, जो मुझे समझ में आ रहा है ये कि अगर ये पता चल जाए कि मैग्नीशियम नाइट्राइड के अंदर मैग्नीशियम कितना है और मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर मैग्नीशियम कितना है, तो मैं टोटल करके मैग्नीशियम का अमाउंट निकाल सकता हूं। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यानी जो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर जो मैग्नीशियम है और जो मैग्नीशियम नाइट्राइड के अंदर मैग्नीशियम है, वो कहां से आया? सर वो मैग्नीशियम यहीं से आया होगा। तो जो ये मैग्नीशियम है उसको निकालने के लिए मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम चाहिए और मैग्नीशियम नाइट्राइड का मैग्नीशियम चाहिए। सर लेकिन देखने से ऐसा नहीं लग रहा है सर, ऐसा लग रहा है जैसे एक मैग्नीशियम यहां है और एक मैग्नीशियम यहां है और तीन मैग्नीशियम यहां है। सर ये कंजर्वेशन कैसे? समझो दिस इज नॉट अ बैलेंस इक्वेशन। यही कंजर्वेशन के बारे में जैसा मैंने तुमको बोला, वो क्या बोला, तुम्हें लग रहा हो या ना लग रहा हो, कंजर्व है, होते हैं, वरना बैलेंसिंग का पूरा फंडा ही खत्म हो जाएगा। तुम क्यों कहते हो कि यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे? क्योंकि तुम्हें उस एटम को बराबर करना है। बिना बैलेंस इक्वेशन में बराबर नहीं होते, आप उसको बैलेंस करके ही तो बराबर करते हैं। तो सर बैलेंस करने की क्या जरूरत है? क्योंकि एटम्स कंजर्व रहते हैं। बैलेंसिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ही पीओएसी है। आप समझ रहे हैं? जैसे एक बच्चा कह रहा था सर पीओएसी पे कोई सवाल नहीं पूछा गया, गजब घनचक्कर आदमी हो, ये जितने सवाल मोल कॉन्सेप्ट में पूछे जाते हो सब पीओएसी के सवाल है। एटम्स आर कंजर्व, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई टॉपिक नहीं है, कोई ड्रामा नहीं। ठीक, अच्छा तो हम समझ गए सर इस बात को कि अगर मुझे मैग्नीशियम के टोटल अमाउंट निकालना है, इस रिबन का मैग्नीशियम निकालना है, तो इस रिबन का जो मैग्नीशियम है सर, ये मैग्नीशियम इन दोनों के अंदर, तो अगर मुझे यह पता चल जाए कि यहां मैग्नीशियम कितना है और यहां मैग्नीशियम कितना है, तो मैं इन दोनों को जोड़ के मैग्नीशियम के मोल्स निकाल लूंगा और उससे मैग्नीशियम का रिबन का टोटल वेट निकल आएगा, खेल खत्म। ठीक, चलिए सर एक एक लाइन में स्टेप आगे बढ़ाते। ये बताइए, थोड़ी सी अकल लगाना, ये जो अमोनिया बनी है, इस अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो कहां से आया? सोच के देखो जरा, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो कहां से आया? सर अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन मैग्नीशियम नाइट्राइड से आया है सर। वो नाइट्रोजन जो है हमारा, वो मैग्नीशियम नाइट्राइड से आया है। समझिए बात को, यानी इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो जो भी अमोनिया है, उस अमोनिया का नाइट्रोजन अमोनियम क्लोराइड से आया होगा, ये नाइट्रोजन होगा। और ये नाइट्रोजन कहां से आया? सर ये नाइट्रोजन इनडायरेक्टली यहां से आया। इसका एक चीज तो क्लियर है सर, अमोनिया के मोल्स अगर आपको दे रखे हैं तो आपको मैग्नीशियम नाइट्राइड के मोल्स पता चल गए, खत्म। बताओ मेरी बात समझे? कुछ समझ में आया? यानी एक चीज क्लियर है कि नाइट्रोजन के ऊपर अगर मैं पीओएसी लगा दूं तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन Mg3n2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। बताओ समझे बात को? यानी अगर मैं सिंपल पीओएसी अप्लाई कर दूं, पीओएसी ऑन नाइट्रोजन एटम लगाऊं, देखो अगर तुम्हें जरा सा भी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है ना तो इसको लिखो ही मत, तुम ऐसी तैसी पीओएसी। लेकिन क्या बताओ, एक बात बताओ, इसको अगर ना भी लिखूं तो क्या यह तुम्हें समझ में आ रहा है कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इन NH3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इन Mg3n2? क्या ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से हाँ या ना में जवाब दे दो, जल्दी से बता दो मैं हाँ या ना में बात कर रहा हूं। यस और नो में इसका आंसर दे दो कि सर नाइट्रोजन कहीं और से नहीं आ सकता सर, ये सारा नाइट्रोजन अमोनियम क्लोराइड से आ रहा है और अमोनियम क्लोराइड का सारा नाइट्रोजन Mg3n2 से आ रहा है। सो दैट मींस ऑल द नाइट्रोजन इन Mg3n2 विल बी नाउ इन व्हाट? इन अमोनिया। क्लियर? यस और नो? जल्दी से बताओ, ये बात समझे? तो इसका मतलब सर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही सर। इसका मतलब हाँ, 6 ग्राम आंसर है, शाबाश। आंसर इज 6, एग्जैक्टली आंसर इज 6। ठीक, शाबाश, बिल्कुल सही है सर। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा। अच्छा अब मुझे एक और बात बताना, अब मैं वो तीसरी वाली लाइन लिख रहा हूं, नाइट्रोजन एटम के मोल अमोनिया के अंदर कितने होते हैं सर? जितने अमोनिया के हैं उतने ही नाइट्रोजन के होंगे। ये देख लो NH3, 1 मोल अमोनिया 1 मोल नाइट्रोजन, 2 मोल अमोनिया 2 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल अमोनिया 3 मोल नाइट्रोजन, 0.1 मोल अमोनिया 0.1 मोल नाइट्रोजन। यानी मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया इज 1 into मोल्स ऑफ अमोनिया। बिल्कुल सही। एंड दे मस्ट बी इक्वल टू, यहां देखना जरा, 2 into मोल्स ऑफ Mg3n2। बताओ ये समझे? Mg3n2 का अगर 1 मोल होगा तो नाइट्रोजन के 2 होंगे, Mg3n2 का x होगा तो नाइट्रोजन के 2x होंगे, तो जितने भी Mg3n2 के होंगे उसके डबल नाइट्रोजन होंगे। ये इक्वेशन ठीक है?
खत्म हो गया सवाल। सर मोल्स ऑफ Mg3n2 पता चल गया सर। मोल्स ऑफ Mg3n2 इज इक्वल टू कितने आ गए सर? 2 उधर चला जाएगा। अमोनिया के मोल 0.1 दे रखे हैं, सो दिस इज 0.05 मोल्स। सर Mg3n2 के मोल 0.04 आ गए, 0.05। क्लियर? समझ में आइए? बिल्कुल मैग्नीशियम को भी कंजर्व करके आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैग्नीशियम को भी कंजर्व करके आ जाएगा। एक सेकंड, अब वो तब आ जाएगा जब हमें Mg3n2 और MgO के मोल्स पता चल जाए। तो हमें Mg3n2 के मोल्स पता चल गए 0.05। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं सर Mg3n2 के मोल्स अगर 0.05 तो HCl कितना कंज्यूम करेगा? सर ये बैलेंस इक्वेशन है, इसका 1 मोल HCl के 8 मोल कंज्यूम करता है। तो अगर इसके 0.05 है तो HCl के 0.05 इंटू 8 मोल कंज्यूम होंगे, यानी मोल्स ऑफ HCl कंज्यूम कितना आ गया सर? मोल्स of HCl consumed by Mg3n2 is equal to 0.05 into 8, that is 0.4 मोल। यानी Mg3n2 ने कितना HCl कंज्यूम किया? Mg3n2 ने टोटल मिलाकर 0.4 मोल HCl कंज्यूम किया। तो अगर Mg3n2 ने 0.4 मोल अमोनिया HCl कंज्यूम किया तो फिर 0.6 मोल HCl क्यों खर्च हुआ? इसका मतलब MgO ने 0.2 मोल HCl यूज किया होगा। इसने किया 0.4, उसने किया 0.2, टोटल हुआ 0.6। यानी एक चीज क्लियर हो गई कि मोल्स ऑफ HCl कंज्यूम्ड बाय जो दूसरा वाला मैग्नीशियम का कंपाउंड है MgO, वो कितने होंगे? 0.6 में से 0.4 माइनस कर दिया, ये वो मोल हो गए जो HCl के कंज्यूम हुए होंगे। किस रिएक्शन में? फर्स्ट रिएक्शन में। और फर्स्ट रिएक्शन क्या कहती है कि अगर मेरे 2 मोल कंज्यूम होंगे तो तुम्हारा 1 मोल रहा होगा, अगर मेरा 1 मोल कंज्यूम होगा तो तुम्हारा आधा मोल रहा होगा। इसका मतलब अगर मेरे 0.2 मोल्स हुए तो फिर मोल्स ऑफ MgO कितने हुए? moles of MgO is equal to 0.2 divided by 2 and that is 0.1 mole। यानी एक चीज तो वैसे ही क्लियर हो गई कि जितना भी मैग्नीशियम था वो सारा मैग्नीशियम अल्टीमेटली मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था। आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल्स पता चल गए 0.1 मोल और मैग्नीशियम नाइट्राइट के मोल पता चल गए, कितने थे मैग्नीशियम नाइट्राइट के? मैग्नीशियम नाइट्राइट के मोल हमें पता चल गए 0.05 मोल। क्या अब आप मैग्नीशियम पर पीओसी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। मोल्स ऑफ मैग्नीशियम हेयर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम हेयर प्लस मोल्स ऑफ मैग्नीशियम हेयर। खत्म हो गया। यानी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इन रिबन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इन MgO प्लस मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इन Mg3n2। बिल्कुल सही। अब जरा जल्दी से बताइए, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम MgO के अंदर कितने आएंगे? सर जितना MgO उतना ही मैग्नीशियम। कितना MgO? 0.1, यानी ये हो गया 0.1 प्लस मैग्नीशियम के मोल्स यहां कितने आएंगे? सर जितने इसके मोल होंगे उसके 3 टाइम्स Mg के मोल होंगे, तो दैट इज 3 इंटू 0.05। सो टोटल कितना आ गया? सर दिस इज 0.25 मोल्स। तो फिर वेट कितना होगा? वेट ऑफ मैग्नीशियम होगा 0.25 इंटू 24, यानी कि 6 ग्राम। खूबसूरत सवाल, मस्त सवाल। जल्दी से बताओ क्या समझे? बहुत अच्छा सवाल था, बहुत आसान सवाल था, लेकिन एक्सपेक्टेड सवाल था। और ये इंटीजर टाइप सवाल पूछा जा सकता है जेईई के एडवांस लेवल पर। थोड़ा सा समझदारी दिखानी थी। समझदारी सिर्फ इतनी थी कि आपको सवाल की शुरुआत कहां से करनी। भाई ना मुझे MgO का आइडिया है, ना मुझे Mg3n2 का आइडिया है। न जाने उस बेवकूफ ने हमें अमोनिया के बारे में क्यों बता रखा है। उस बेवकूफ ने तुम्हें अमोनिया के बारे में इसलिए बता रखा है ताकि तुम्हें नाइट्रोजन का पता चल जाए, और जब तुम्हें नाइट्रोजन का पता चल जाए तो तुम्हें Mg3n2 का पता चल जाए, और जब Mg3n2 का पता चल जाएगा तो यह पता चल जाएगा कि कितना HCl ऐसा है
जो इससे रिएक्ट कर रहा है, तो फिर कितना HCl ऐसा है जो उससे रिएक्ट कर रहा है, यह पता चल जाएगा, और उस HCl से MgO का पता चल जाएगा। यानी डायरेक्ट आपको MgO और Mg3n2 का पता चल जाएगा, जिससे आप मैग्नीशियम के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं और खड़ाखट आंसर निकाल सकते हैं। यानी अगर मैं इस सवाल की सीक्वेंस पर आऊं तो सवाल का सीक्वेंस क्या है? अमोनिया के मोल से नाइट्रोजन के मोल, नाइट्रोजन के मोल से Mg3n2 के मोल्स, Mg3n2 के मोल से HCl के मोल, HCl के मोल से ऊपर वाले HCl के मोल, और ऊपर वाले HCl से Mg ऑक्साइड के मोल, और अल्टीमेटली टोटल मैग्नीशियम के मोल्स। आंसर तैयार। बताओ जल्दी से, ये बात समझ में आई? क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये समझ में आया? देखो फिर वही बोलूंगा, एक बार आप दोबारा देख लेना, मेरी बात समझ रहे हो? एक बार दोबारा देख लेना और क्लैरिटी हो जाएगी, और समझ में आ जाएगा, और क्लैरिटी आ जाएगी। और ये बिल्कुल मत सोचना कि कोई टॉपिक है, ना ना ना, कुछ नया नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या नया किया है सर? इस रिएक्शन को, ये तो बैलेंस इक्वेशन, अबे छोड़ो ना यार, ये तो पता है ना कि यहां का मैग्नीशियम इन दोनों के अंदर है, तो जितना यहां मैग्नीशियम है, जितना यहां मैग्नीशियम है, इज इक्वल टू यहां वाला मैग्नीशियम। खत्म हो गया। यहां मैग्नीशियम कितना होगा? जितना ये खुद है इंटू 1। इसके अंदर मैग्नीशियम कितना होगा? जितना ये खुद है इंटू 3। सर आपको टोटल मैग्नीशियम के मोल्स पता चल जाएंगे, क्लाक से मैग्नीशियम का वेट आ जाएगा, आप आसानी से काम कर सकते हैं। क्लियर है? शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट बात पर आते हैं, और एक और आगे बढ़ते हैं। ये ले लेते हैं। क्यों ये एक्सपेक्टेड है? मैं फिर इसलिए एक्सपेक्टेड बोल रहा हूं, मैं इसलिए फिर से इसको एक्सपेक्टेड बोल रहा हूं क्योंकि मुझे इस तरह के सवाल आसपास के सालों में दिखते हैं। तुम्हें अगर ध्यान होगा, तुम देखना, मैंने जानबूझ के वो सवाल नहीं लिया, हालांकि वो लिया जा सकता है। अब सिलेन के ऊपर सवाल, उसने मिथाइल सिलेन के ऊपर उसने सवाल बनाया, हाइड्रोलिसिस के ऊपर, लास्ट ईयर की बात। यानी वो ऑर्गेनिक रिएक्शन को लेके या इनऑर्गेनिक रिएक्शन को लेके सवाल बनाता है, तो मैं जानबूझ के वो सवाल नहीं लाया, बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि तुम वो सवाल अपने आप रिएक्शन को याद करके, या इनऑर्गेनिक की वो जो सिलिकेट्स की रिएक्शंस होती हैं उनको याद करके खुद से करो। बट अल्टीमेटली मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, कुछ नया नहीं है भाई, ये सब एक जैसा है। अगर आपको चीजें समझ में आ जाए तो आपको एटलीस्ट मेंस और एडवांस का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। क्या ये सवाल मेंस लेवल पर पूछा जा सकता है? नहीं। लेकिन क्या इसका लेवल मेंस लेवल नहीं है? आप थोड़ा सा अकल लगाते हैं। चलिए, सवाल में क्या हो रहा है? एक एसिड AgNO3 से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, और ये सॉल्ट हीट करके व्हाइट रेसिड्यू में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो अब मेरा जो सजेशन है वो ये है कि सिल्वर सॉल्ट की अगर आप हीटिंग करते हैं व्हाइट रेसिड्यू में, अगर इसका कन्वर्जन होता है तो ये व्हाइट रेसिड्यू हमेशा सिल्वर का होता है। दिस इज व्हाइट रेसिड्यू। तो सब लोग पहले तो इस बात को याद रखेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि तुम में से बहुत सारे बच्चे ये बात जानते हैं कि जब आप सिल्वर सॉल्ट की हीटिंग करते हैं तो जो व्हाइट रेसिड्यू है वो सिल्वर का बनता है, और उस व्हाइट रेसिड्यू का जो वेट है वो आपको सवाल में दे रखा है 54 ग्राम। समझ रहे हो बात को? अब क्योंकि वो सिल्वर का रेसिड्यू है, तो एक तरह से देखा जाए तो इस व्हाइट रेसिड्यू के मोल्स पता है 54/108। दिस इज मोल्स ऑफ सिल्वर। बताओ मेरी बात समझे? अगर 54 ग्राम रेसिड्यू का वेट है और वो रेसिड्यू सिल्वर का है, और सिल्वर का एटॉमिक वेट 108 होता है, तो आपको रेसिड्यू के मोल्स पता चल गए। क्लियर है? हाँ सर, मुझे रेसिड्यू के मोल्स पता चल गए। बहुत बढ़िया। अब क्या करूंगा? तो जब मुझे रेसिड्यू के मोल्स पता चल गए तो मुझे यह पता चल गया कि सिल्वर के मोल्स कितने हैं। हाँ सर, ये सिल्वर आया कहां से है सर? ये सिल्वर AgNO3 से आया है। सही, और तो यहां तो सिल्वर है ही नहीं सर, ये AgNO3 से आया। अच्छा ना, ये सिल्वर इस सॉल्ट से आया है सर, और उस सॉल्ट का Ag कहां से आया सर? उस सॉल्ट का Ag इस AgNO3 से आया, जो कि एक्सेस में लिया गया। सर ये कितना Ag होगा, ये कैसे पता चलेगा? यही सवाल कि अगर 0.1 मोल सिल्वर सॉल्ट यूज हुआ हो तो क्या आप बता सकते हैं इस N की वैल्यू क्या है? क्योंकि इस N की वैल्यू को यहां पुट करके ही आप इस आदमी का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। खूबसूरत एक्सपेक्टेड सवाल, खूबसूरत एक्सपेक्टेड। तो मैंने कहा भाई देखिए, ऐसा है, आपकी बातों से जितना मुझे समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि एक खतरनाक सा एसिड है। समझ ना बात को? एक खतरनाक सा एसिड है जो आपने लिया है। उस खतरनाक सा एसिड जो आपने लिया है, उस खतरनाक सा एसिड ये है मान लीजिए, और उस खतरनाक से एसिड की रिएक्शन AgNO3 से कराकर आपने एक
कॉम्प्लेक्स एक सॉल्ट बनाया है AgNA। मतलब अगर ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, तुम्हें पता है जब सॉल्ट बनता है तो क्या होगा, ये वाला H हटेगा Ag आ जाएगा, ये वाला H हटेगा Ag आ जाएगा, ये वाला H हटेगा Ag आ जाएगा। इसका मतलब जितने भी H है, कितने हैं N, तो जितने भी H है वो सारे H हटकर Ag आ जाएगा। तो दैट मींस अल्टीमेटली NAG हमारा कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, सॉल्ट बनने वाला है। तो जो मेरा सॉल्ट है वो ये, और फिर वो कह रहा है कि इस सॉल्ट में आग लगा दी जाएगी तो आपको सिल्वर मिल जाएगा, जिसे आप व्हाइट रेसिड्यू कह रहे हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है, तुम खुद सोच के बताना, एक लाइन में जरा समझना, एक लाइन में क्या ये लिखना गलत है? मोल्स ऑफ Ag इन AgNA इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Ag इन व्हाइट रेसिड्यू। बताओ समझे कि नहीं? जल्दी से बताओ, मैं फिर से चैट खोल रहा हूं, मुझे जल्दी से बताओ क्या ये बात समझ में आ गई? सारा का सारा Ag जो इस सॉल्ट के अंदर है वो हीट करने के बाद वाइट रेसिड्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? समझो सर, आपके पास एक एसिड था, उस एसिड की सिल्वर से रिएक्शन हुई तो जितने भी H हैं वो सारे सिल्वर ने रिप्लेस कर दिए। तो क्योंकि अगर NH है तो सिल्वर भी N हो जाएंगे। सर दिस इज AgN। मेरी बात समझ रहे? तो यानी जो भी आपका सॉल्ट बना वो ये बना। अब इस सॉल्ट की हीटिंग कर दी गई तो जितना भी Ag वो Ag में कन्वर्ट हो गया, खत्म हो गई। तो क्या ये लिख सकते हैं मोल्स ऑफ Ag इन AgNA इज इक्वल टू मोल्स ऑफ AgNA? तुम समझते हो ना, AgNA इज द सॉल्ट। जो हमारा सॉल्ट बना है ये वो है, कुछ नया नहीं लिख रहा हूं। दिस इज द सिल्वर सॉल्ट जो मेरा बना, और इस सॉल्ट की हीटिंग करने से रेसिड्यू बना। क्लियर है? तो सॉल्ट के अंदर जितना Ag है इट शुड बी इक्वल टू Ag इन व्हाइट रेसिड्यू। क्लियर है? खत्म हो गया सवाल सर, एक लाइन का सवाल है सर। मोल्स ऑफ Ag इन AgNA, क्या ये लिखा जा सकता है दिस इज N इंटू मोल्स ऑफ AgNA इज इक्वल टू 54 अपॉन 108। बताओ जल्दी से, ये बात समझ में आई? AgNA के अंदर Ag के मोल्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो कितने होंगे सर? जितने इस सॉल्ट के मोल होंगे उसका n टाइम्स होंगे सिल्वर के मोल। और इस सॉल्ट के मोल सर आपने ऑलरेडी सवाल में दे रखे हैं 0.1। सो दिस इज इक्वल टू 54 अपॉन 108। सो n इज इक्वल टू, n की वैल्यू 5 आ गई सर। अगर n 5 आ गया तो फिर इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला या इस कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? CH3 CHBr 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 और बाहर कितने हैं? 5। सर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, लीजिए खत्म हो गया सर। अब क्या दिक्कत है सर? CH3 मिलकर 30 हो जाएंगे और ये अंदर वाला CHBr है जिसमें ये हो जाएगा 13 प्लस 80 93 इंटू 5, 5 तिया 15, 1 465। सो दिस इज 465। So the total weight of this molecule is 495। बिल्कुल एग्जैक्टली पूछा। 1425 कैसे आ रहा है यार? इसका सीधे 5 गुना करो ना, खत्म करो। 495। 3n कैसे? Why not 3n? 3n कैसे? नहीं ये ऐसे मत देखो, ये तो डॉट डॉट है, मतलब समझ रहे हो बात को? मतलब CHBr कितने हैं वो हमें बताना है, तो हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए। और n की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो इसका मतलब ये CHBr जो है हमारे, वो 5 लिखे गए। ऐसे लिखते हैं ना, समझ रहे हो मेरी बात को? ये ऐसे करके 5 लिखे गए। नहीं समझ रहे हो मतलब? अरे यार ऐसे लिखते हो ना कभी कभी, जैसे तुम्हें याद होगा CH3 CH2 होल थ्राइस CH3, ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो अंदर वाला है वो आपने 3 बार लिख दिया, CH2 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 CH3। तो यहां पर भी हो सकता है मैंने सही ना लिखा हो, समझ लो, लेकिन पर्पस मेरा ये था, मैं ये बताना चाह रहा था, ये जो डॉट डॉट करके आपने बनाए, ये डॉट 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 कब तक चलेंगे? जब n की वैल्यू 5 होगी। तो अगर n की वैल्यू 5 है तो ये अंदर 5 लोग लगेंगे। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? तो n की वैल्यू अगर 5 है तो इसका मतलब ये अंदर 5। इसी तरह से यहां पर भी है, ये डॉट 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 करके बनाया, तो इसका मतलब ये जो अंदर वाले लोग हैं ये टोटल मिला के 5 बार रिपीट करे जाएंगे। इसका ये मतलब हो सकता है लिखने का तरीका कुछ और हो, बट इसको समझो, पर्पस सिर्फ ये है कि ये जो डॉट 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 करके बनाए गए ये कुल मिला के 5 चलेंगे। समझ रहे बात को?
क्लियर है? ये सबको ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये 5 बार चलेगा। मतलब मेरा जो पर्पज है, अब सवाल तुम और अपना देखना जब एग्जाम में आएगा, तो अगर तुम्हें लगता है कि नहीं इसको 5 टाइम्स किया गया है, मतलब तुम समझ रहे हो, मतलब अगर उसने सवाल में ऐसे लिख के दे दिया और उसको उसी हिसाब से लिखना भी पड़ेगा, CHBR होल N CS3 ऐसे। ये मेरा पर्पज ये था, मैं ये बताना चाह रहा था कि CHBR 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 ये 5 बार लिखा जाएगा। मैं ये सोच के सवाल लाया था। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं इसका मतलब 3, इसके 5 गुना करना है, तो आप इसको थ्राइस इंटू 3 और करेंगे तो वो सवाल के ऊपर क्लियर होगा, वो सवाल और क्लैरिटी से पूछेगा। बट मेरा पर्पज ये नहीं था। मेरा पर्पज ये था कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इतने घटिया खतरनाक सी इक्वेशन में भी आपको कुछ करना ही नहीं था। आप सिर्फ ये कह रहे थे भाई साहब, सो सॉल्ट बना, हाँ बना। उस सॉल्ट के अंदर जितना सिल्वर है वो सारा सिल्वर रेसिड्यू के अंदर, बात खत्म। और सॉल्ट के अंदर जो सिल्वर होगा वो इस सॉल्ट के मोल का n टाइम्स होगा। क्लियर? तो सॉल्ट के मोल 0.1 है, तो 0.1 का n टाइम्स ये सिल्वर के मोल है, और वही सिल्वर के मोल रेसिड्यू के अंदर चले गए। तो अल्टीमेटली दोनों को इक्वेट करके खड़ाक से सॉल्व कर लिया, n की वैल्यू आते ही अपना आंसर निकला है। बताओ जल्दी, क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ में आई? रेसिड्यू के मोल्स 1 नहीं है, रेसिड्यू के मोल 54 दिए गए। रेसिड्यू के मोल 0.5 दे रखे हैं बेटा, 1 नहीं दे रखे हैं। 54 ग्राम दे रखे हैं। 54 ग्राम अपॉन 108, एजी का एटॉमिक वेट 108 होता है। तो अगर रेसिड्यू हमारा 54 ग्राम है, तो इसका मतलब मोल कितने हो गए? 0.5। इसकी वैल्यू 0.5 होती है ना, दिस इज 0.5। तो ये रेसिड्यू के अंदर सिल्वर के मोल हो गए, और ये सॉल्ट के अंदर सिल्वर के मोल हो गए। दोनों को इक्वेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सर सिल्वर तो कंजर्व है सर, सॉल्ट का जितना सिल्वर है वो सारा वहीं जाएगा। तो सॉल्ट के अंदर सिल्वर के मोल इज इक्वल टू सिल्वर के मोल रेसिड्यू के अंदर। दोनों इक्वेट कर दिए, एन की वैल्यू आ गई, और एन की वैल्यू आते ही हमारा काम खत्म। क्लियर? समझ में आया भाई सबको? ठीक है ये। तो देखो आज फिर वही है, मैं ज्यादा और सवाल अभी नहीं करा रहा हूं। कल भी हम मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। कल हम मोल कॉन्सेप्ट के कुछ और भी सवाल करेंगे, जिसमें कुछ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड भी क्वेश्चंस आएंगे, कुछ और अच्छे सवालों की डिस्कस करेंगे, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के भी सवाल कल हम डिस्कस करेंगे। बट फिर वही है, आप जो सवाल आज किया है उनको अगर दोबारा सोच के करते हो तो तुम्हें एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा उन सवालों को भी करने में जिसको आप समझ नहीं पा रहे कि क्या इक्वेशंस हैं, क्या चल रहा है। सोचो ये सवाल अगर आता है तो कोई बच्चा सिर्फ देखकर ही तो घबरा सकता है। आप समझिए, जैसे अगर मान लीजिए जो हम लोग ने सवाल किए थे, अगर मैं उस सवाल की बात करूं, जैसे कौन सा सवाल था, एक वो हमने अभी मैग्नीशियम वाला सवाल किया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस सवाल को देखकर सिर्फ डर लगता है और कुछ नहीं। जैसे ये, अब जिस बच्चे को पता ही नहीं वो सवाल कैसे करेगा यार कि करना क्या, लेकिन तुम्हें ये हिंट देना चाह रहा हूं मैं कि हर बार सवाल की लेंथ देख के नहीं घबराया जाता। आप सिर्फ ये सोच लें, यार छोड़ो ना यार, इसमें Mg2P2O7 का वेट दे रखा है, तो यहां से फास्फोरस के वेट मोल्स निकालो और वही फास्फोरस के मोल यहां इक्वेट करके इसके मोल निकालो, खत्म। अगर आप ये सीख गए तो आपको कई बार सवाल करते वक्त बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, चाहे वो जितना गंदा लैंग्वेज बनाने की कोशिश करें। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि हम कुछ सवाल यहां कर रहे थे, अभी कुछ सवाल कल भी करेंगे, और कल सवाल करने के बाद भी तुम्हें एडवांस की प्रैक्टिस शीट्स भी मिल जाएंगी, आप उसमें से भी सवाल करने की कोशिश करिएगा। ठीक, कल हम कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद फिर कुछ कल ही होमवर्क में दे दिए जाएंगे ताकि आप और आसानी से प्रैक्टिस कर लें। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? जहां तक होमवर्क का सवाल है वो मैं होमवर्क लिखने जा रहा हूं, और वो होमवर्क बहुत साफ, बिल्कुल भी झंझट नहीं है। हाँ अच्छा, एक चीज और, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी लिख रखी हैं तुम्हारे लिए, है ना। कुछ बच्चों को तो मैं पहले भी दे चुका हूं, फिर मैं तुम्हारे लिए भी लिख रहा हूं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिनका हीट करने से क्या होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, सब लोगों को ये दी जा रही हैं। आप इनको इत्मीनान से, हालांकि आपने पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखी है तो आपको ये पता भी होना चाहिए, बट मैंने ये देखा है, जो ऑब्जर्वेशन मेरी, कि जेई ने सवाल इन रिएक्शंस पर पूछे। उसने लेड नाइट्रेट पर बहुत पहले सवाल बनाया है, उसने कॉपर नाइट्रेट पर बहुत पहले सवाल बनाया है। तो मैं सिर्फ ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर ये रिएक्शंस भी याद रखते हो तुम, तो तुम्हारे लिए उन सवालों को करना भी बहुत ज्यादा आसान होगा। तो इसलिए मेरा सजेशन है, बिना दिमाग लगाए इन चीजों को जरूर याद करना। तो मैंने कुछ रिएक्शंस हैं, ये 8-10 पेजेस हैं, जिसमें मैंने खुद से अच्छी अच्छी रिएक्शंस, जो जिनके ऊपर हीटिंग एक्शंस, नाइट्रेट्स के ऊपर क्या होता है, कार्बोनेट्स के ऊपर हीटिंग एक्शन, तुमने इनऑर्गेनिक में पढ़ा, बट मैंने उन सबको कलेक्ट करके ये रिएक्शंस लिखी हैं। तो आप अगर समय निकाल पाए तो इनको जरूर याद रखिएगा। क्लियर है? अच्छा, जहां तक होमवर्क का सवाल है तो मैं इसके नीचे ही होमवर्क लिख देता हूं, और होमवर्क यही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, ये होमवर्क है। एक पहला होमवर्क है PYQs करने हैं, और दूसरा है क्वेश्चंस डन इन द क्लास।
जो क्लास में हमने सवाल किए हैं उसको 15 मिनट के लिए एक बार दोबारा जरूर देख लेना और उसके बाद पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट करना। जो तुम्हें कुछ रिएक्शंस मैंने दे रखी हैं उन रिएक्शंस को भी अपनी कॉपी पर नोट करके या फिर इसी पीडीएफ को उससे एक बार रीडिंग लगाना, क्योंकि कुछ कुछ रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर जेई सवाल बना चुका है और इसमें इतनी सारी रिएक्शंस हैं जिस पर आगे भी वो सवाल हमसे पूछ सकता है। क्लियर है? समझ में आ गया? ये सबको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में कल भी मुलाकात करते हैं। तो कल हम इसी मोल कॉन्सेप्ट में कुछ और भी सवाल अच्छे अच्छे सवाल करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ कल कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के भी सवाल करेंगे। कुछ मैच द कॉलम हो गया या फिर कॉम्प्रिहेंशन वाले सवाल, कल उनको भी उठाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बेसिक है यार ये चैप्टर, लेकिन ये चैप्टर पर सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मेरा सजेशन ये कि इन सवालों को सीखने का अच्छा तरीका सिर्फ प्रैक्टिस ही है, तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। और पीवाईक्यूज का जहां तक बताया जा चुका है, पीवाईक्यूज पिछले 4-5 सालों के करने हैं, बहुत ज्यादा माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है। और मैंने जानबूझ के जितने भी सवाल कराने की कोशिश की है उनमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट वाला या फिर प्रोडक्ट की एनालिसिस करने वाला या फिर बिना रिएक्शंस के भी एनालिसिस की जा सकती है पीओएसी के थ्रू, वो कराने की कोशिश की। तो मैं ये चाह रहा हूं सब लोग अपना लग के मेहनत करें, खूब कोशिश करें और एक बेहतरीन रिजल्ट लाने की कोशिश करें। क्लियर है? तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, है ना। फलाना साहब आर्मी, हाँ यार कोशिश करेंगे यार, खूब मेहनत करते हैं। और मैं फिर वही बोलूंगा, हमारे अकेले के कराने से कुछ नहीं है, आपको खुद से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको हर लेवल के सवाल, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसी सवाल को करने की कोशिश करें जो आपको गंदा लगता है। आपको पता है जेई हल्के सवाल भी पूछ रहा है, तो आप हर तरह के सवालों की कोशिश करिए, हल्के सवाल करिए, भारी सवाल करिए, कुछ कुछ अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करिए। क्लियर है? ये ब्लैंक पीपीटी का क्या फंडा है? ब्लैंक पीपीटी इसके अंदर डाल दिए मैंने कुछ कुछ। ब्लैंक पीपीटी का क्या फंडा है? क्या करते हो ब्लैंक पीपीटी का? एक बार जल्दी से बताओ, ब्लैंक पीपीटी का क्या मतलब है? हाँ, कल की क्लास भी लाइव होगी, इस वीक की क्लास में लाइव लूंगा और फिर अगले वीक में कोशिश करते हैं कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड दूंगा। अरे ब्लैंक पीपीटी का करते क्या हो? ब्लैंक पीपीटी इसमें डाल दिया, हिंट्स ना मिले, विदाउट क्वेश्चन के नोट्स। अच्छा, तो इसके अंदर मैंने ब्लैंक पीपीटीज डाल दिए है ना, तो तुम ब्लैंक पीपीटीज इसके अंदर है, आप उसमें क्वेश्चंस क्वेश्चंस विद ओनली क्वेश्चंस वाली। अच्छा, ओनली क्वेश्चंस वाली, ठीक है, ओनली क्वेश्चंस वाली पीपीटी, ठीक है। तो सिर्फ ओनली क्वेश्चंस वाली पीपीटी भी डाल दूंगा, ठीक है, मैं समझ गया। तो ओनली क्वेश्चंस वाली पीपीटी भी डाल देंगे और ये भी डाल देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। तो कर लेते हैं, है ना। तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। इस ये इस पे कर दो, एक्स एक्स पे जो ना टीचर एक्स एंड